हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 के आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेनली फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन है। पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन जो फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। हमने ऑर्डर्ड पेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स पढ़े, राइट। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन और बहुत सारे क्वेश्चंस करे, राइट। नाउ दिस इज 2.3 एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली फंक्शंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा कि फंक्शन, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, फंक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ना पूरी 11वीं क्लास में, ना पूरी 12वीं क्लास में। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे जेई हो, मतलब बिना फंक्शन के कुछ नहीं हो पाएगा कहीं पे भी। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हम लोग कंजूसी नहीं करेंगे, राइट। थोड़ी सी हिम्मत आप लोग करेंगे कि अगर थोड़ा लंबा भी जा रहा है तो जाने दीजिए, कम से कम चीज़ों को समझने की आपको पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। सो मैं मान सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट लगभग 40 से 50 मिनट का जाएगा और मे बी शायद 1 घंटे का भी चला जाए, लेकिन मैं फंक्शंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। और सभी तमाम तरीके के फंक्शंस, उनकी डोमेन, उनकी रेंज, उनका ग्राफ, राइट, और फंक्शन एज अ रिलेशन, सब कुछ, यानी कि एंटायर सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना, अपना फंक्शंस के साथ। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में आपको मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जो फंक्शन वर्ड है, राइट, इसको देखने के 2 तरीके हैं। फंक्शन वर्ड को देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम फंक्शन को एज अ रिलेशन देखें, फंक्शन को एज अ रिलेशन देखें, राइट। और दूसरा तरह है, दूसरा जो तरीका है फंक्शन को देखने का, कि फंक्शन एज अ मैथमेटिकल टूल, राइट। फंक्शन क्या है? एज अ मैथमेटिकल टूल, जो उसका रियल वर्ड का चेहरा है ना, रियल वर्ड फेस, है ना, रियल वर्ड का चेहरा। मतलब फंक्शन का जो रियल वर्ड का चेहरा है, यानी कि जिस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट है, उसका वो चेहरा हम देखेंगे। बेसिकली फंक्शन का वो मीनिंग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ डिपेंडेंसी। फंक्शन एज रूल ऑफ डिपेंडेंसी, एज रूल ऑफ डिपेंडेंसी, है ना। तो ये रूल ऑफ डिपेंडेंसी के तौर पे प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकल यूसेज जो है इसका, वो रूल ऑफ डिपेंडेंसी के आधार पे ही बनता है, राइट है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शंस, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, या फिर हम लोग कहेंगे कि सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। और इन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के साथ, ठीक है, इन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के साथ हम लोग उनका ग्राफ भी पढ़ेंगे, राइट। ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे एंड रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स द थर्ड थिंग, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न करें उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स, है ना, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, क्वेश्चंस, है ना। सो वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है। सो ये हमारा एजेंडा रहने वाला है, ठीक है। सो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स फंक्शन एज रिलेशन के तौर पे। किसके तौर पे? फंक्शन एज अ रिलेशन के तौर पे। तो फंक्शन क्या है बच्चों, है ना। तो फंक्शन को एज अ रिलेशन के रूप में देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो कहता है कि भैया फंक्शन की अगर डेफिनेशन कहते हैं तो कहता है कि एक रिलेशन दुनिया में, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन या इज कॉल्ड फंक्शन। एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं कब, है ना। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ अब ये इफ सिचुएशन क्या है, कह रहा
कि भाई एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं अगर एवरी एलिमेंट, बहुत ध्यान से देखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि जो सेट ए है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। कह रहा है कि रिलेशन को हम लोग फंक्शन तब बोलेंगे जब सेट ए का हर एलिमेंट है ना, सेट ए का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि जब सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज होगा, है ना, और हर एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सिनेरियो दिखा रहा हूँ, है ना, आपको एरो डायग्राम के तौर पे मैं कुछ रिलेशन बना के दिखा रहा हूँ, है ना। जरा इन रिलेशन में चेक करिएगा कि बेसिकली कौन से रिलेशन फंक्शन हैं और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके सामने कुछ रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ एरो डायग्राम से, ठीक है। चलिए चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके रिलेशन बना रहा हूँ, है ना। सपोज दैट मैं यहाँ पर रिलेशन R1 बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब रिलेशन R1 क्या है, मैं कह रहा हूँ एक का रिलेशन D से है, एक का E से है, B का F से है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ, है ना, और C का G से है। फिर मैं कह रहा हूँ A का D से है, B का F से है, राइट, ओके। फिर मैं कह रहा हूँ A का रिलेशन E से है, B का D से है, एंड C का लेट्स से E से है। फिर मैं कह रहा हूँ कि A का E से है, B का D से है, एंड C का F से है। ये चार रिलेशन आपके सामने है स्टूडेंट्स, है ना, ये चार रिलेशन आपके सामने है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला रिलेशन क्या हमारा फंक्शन है क्या? पहला रिलेशन, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या पहला रिलेशन हमारा फंक्शन है? तो उसने कहा कि सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, है ना। तो पहला रिलेशन फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सेट ए का जो ए एलिमेंट है इसकी दो इमेज है, राइट। जैसे हम लोग इंसान है ना, हमारी एक ही नाक हो सकती है, तो हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है ना। इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए थी, राइट, लेकिन इसकी दो इमेज है, ठीक है ना। क्लियर है क्या भैया, है ना। सो इसका मतलब ये रिलेशन बेसिकली फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हम लोग मजाकिया टोन में ले जाएं और आप लोग ऑफेंड ना होएं, तो मैं कह देता हूं कि मान लो ये लड़के हैं, राइट, ठीक है, लाइक दीज आर द बॉयज़, राइट। सो मैं कह रहा हूं कि ये सेट बॉयज़ का है, ये सेट गर्ल्स का है। सो वी कैन से कि हर बॉय की यानी कि हर लड़के की, राइट, हर बॉय की, राइट, आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? हाँ, हर बॉय की, राइट, सिर्फ एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, सिर्फ एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। यहाँ पे गर्लफ्रेंड का मतलब सिंपल एक फ्रेंड के तौर पे है, ठीक है। सो हर बॉय की सिर्फ एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। यहाँ पे इस भाई की दो गर्लफ्रेंड है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, है ना। ऐसे भी करके आप देख सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, लेकिन इस एलिमेंट की तो कोई इमेज ही नहीं है ना। हमने क्या बोला था, हर बॉय की सिर्फ एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यहाँ पे तो इस बॉय की कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। सो ये रिलेशन भी वी हैव नॉट द फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। सो देखो, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, राइट है क्या। सो ये रिलेशन फंक्शन है। सो अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं नहीं सर, इसकी और इसकी इमेज सेम है। हो सकता है भाई, देखो इसकी भी एक ही इमेज है और इसकी भी एक इमेज है, हो सकता है कि दोनों की सेम इमेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है क्या। दो बंदों की सेम गर्लफ्रेंड हो सकती है, मतलब काइंड ऑफ, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया ए
की भी ए की इमेज है और सी की भी ए की इमेज है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ ए की इमेज है, इसकी भी ए की इमेज है। देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि ये वाला ऊपर वाला डेफिनेशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है क्या? हाँ जी है। हर एलिमेंट की इमेज है? हाँ जी है। तो इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ये कंडीशन क्वालिफाई हो गई। हर एलिमेंट की इमेज है? हाँ जी है। और हर एलिमेंट की सिर्फ एक होनी चाहिए, यानी कि इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए, इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए, इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए। तो यानी कि ये रिलेशन क्या हो गया? अपना फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है कि स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी देखेंगे हर एलिमेंट की इमेज है ना? हाँ जी है। इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, यानी कि ये रिलेशन भी फंक्शन हो गया है। क्लियर है क्या? सो कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, अच्छा इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कि अब पहले काम कर लो, इन अदर वर्ड्स की तो बात छोड़ो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स की तो बात छोड़ो, पहले ये एंटायरली नोट करो, है ना? इसको पूरा का पूरा नोट करो भैया प्लीज। ठीक है, पूरा का पूरा नोट करिए भाई। तुम मेरे को किसी दिन फंसवा के मानोगे यार, है ना? ऐसी ऐसी बात लिखवा देते हो। ठीक है, आजकल क्लिप कट जाती हैं भाई लेक्चर के अंदर से। वो कहेगा कि ये दो बंदों की एक गर्लफ्रेंड बनवा रहे हैं सर, है ना? ये क्या सिखा रहा है ये टीचर? अरे भाई इंस्टाग्राम पे तो पॉसिबल है ही ना, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक काम कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो नॉट फंक्शन है और दो बेसिकली फंक्शन है। तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ भैया, ये वाले दोनों हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और बेसिकली मैंने ऐसे लिख दिया ना, R1 और R3 लिख दिया यहाँ पे। अब मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, इस R1 को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, सो ADAEBFCG। ठीक है, ये R1 रिलेशन हो गया मेरे पास। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक? जल्दी देख। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, R3 लिख दे रहा हूँ। सो इट इज ए, है ना? बहुत ध्यान से देखिएगा, AEBDCE। ठीक है, ओके। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। ठीक है, सो जो फंक्शन है और जो फंक्शन नहीं है, रोस्टर फॉर्म को अगर देखें तो रोस्टर फॉर्म को देख के कैसे पता चलता है? देखिए ये रिलेशन R1 जो है ये भी सेट ए से सेट बी में है, और ये जो रिलेशन R1 है ये R3 है, ये भी सेट ए से सेट बी में है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर कभी हमें कोई रिलेशन दे रखा होगा, देखिए यहाँ तो हमने एरो डायग्राम, देखिए अभी जो हमने रिलेशन को फंक्शन के लिए क्वालिफाई किया है वो एरो डायग्राम को देख के किया है। किसको देख के किया है? एरो डायग्राम को देख के। पर कल को मान के चलो रोस्टर फॉर्म में हमको रिलेशन दिया हुआ होगा, तो मान लो हमें रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो कैसे देखेंगे? सो देखो रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे देखना, रोस्टर फॉर्म में ऐसे देखना कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है। पहले तो डोमेन ऑफ द रिलेशन लिख देना। अगर डोमेन ऑफ द रिलेशन सेट ए के इक्वल हो गया, है ना? डोमेन ऑफ द रिलेशन कैसे हो गया? सेट ए के इक्वल हो गया। देखो बहुत ध्यान से, ए बी और सी, अरे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, और ये सर्टेनली सेट ए के इक्वल हो गया है। सो पहली कंडीशन तो ये है, कभी भी कोई भी रिलेशन अगर आपको रोस्टर फॉर्म में, देखो हमने अभी प्रीवियसली जो रिलेशन को फंक्शन देखा, चेक करा, वो एरो डायग्राम के हिसाब से चेक करा, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में अगर कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है, मान लो अगर उसकी ये जो एरो डायग्राम है ये नहीं दिया होगा, तो क्या करोगे? तो रिलेशन को फंक्शन के लिए कैसे चेक करोगे, है ना? वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो वो चीज़ कैसे बता रहा हूँ भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया अगर डोमेन ऑफ द रिलेशन सेट ए है, पहला सेट है ना? तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि भैया किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम फर्स्ट इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स की सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए ना। सो नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर का शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि किन्हीं भी दो अलग ऑर्डर्ड पेयर्स का बच्चों फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मान लो अगर ऐसा हो जाता,
मान लो ऐसा हो जाता, क्या हो जाता कि जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, और उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो गया है कि एक पॉइंट पे दो इमेज बन रही है। जबकि उसने क्या कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज, लेकिन इस भाई की दो इमेज है, इस भाई की दो इमेज है। सर आप तो इनके पीछे पड़ गए, है ना, इनके दो हैं तो इसके पीछे पड़ गए, इस भाई की दो गर्लफ्रेंड है तो इसके पीछे पड़ गए, है ना, पढ़ेंगे नहीं भाई, ऐसा नहीं चलता यार काम। सो एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं हो सकती, राइट। अगर एक पॉइंट पे दो इमेज होगी तो फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो भैया फंक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है बच्चों, है ना, फॉर फंक्शन ये दो कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए। क्या कि एक तो जो डोमेन ऑफ द रिलेशन है वो फर्स्ट सेट के इक्वल आना चाहिए, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों कि भैया किन्हीं भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए ना, राइट। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तो इसका मतलब एक पॉइंट पे दो इमेज हो रही है ना। फंक्शन के केस में बच्चों क्या होता है, फंक्शन के केस में एक पॉइंट पे दो इमेज कभी नहीं बन सकती, राइट। दो पॉइंट पे एक इमेज बन सकती है, ठीक है भैया, दो पॉइंट पे मतलब दो बंदों की सेम गर्लफ्रेंड हो सकती है, मतलब दो पॉइंट पे एक इमेज बन सकती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है। ये तो डेफिनेशन के अंदर है ना कि भाई हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सबकी एक इमेज होनी चाहिए, तो इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, तो दो पॉइंट पे एक इमेज हो सकती है, एक पॉइंट पे एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं हो सकती, है ना। उसने साफ बोला है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज, तो एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं हो सकती। तो फंक्शन के केस में ये सारे कंडीशन क्राइटेरियाज ध्यान रखना, है ना। अब इसको जरा समअप कर दूं क्या, समअप कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है। एरो डायग्राम से तो मैंने आपको रिलेशन को फंक्शन चूज करना बता ही दिया था। रोस्टर फॉर्म में अगर कभी भी रिलेशन है आपके पास तो आप सिंपल कहेंगे कि डोमेन ऑफ द रिलेशन फर्स्ट सेट के इक्वल होना चाहिए और किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गए तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिए। कई बार मैं चीज़ों को बहुत 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 बार रिपीट कर देता हूँ, है ना, पगला जाता हूँ मैं रिपीट करते करते, लेकिन क्या है ना, आदत पड़ गई है सर, ठीक है। तुमने इतना कह दिया सर, रिपीट वंस मोर सर, एक बार और बताइए। चलिए, तो ये तो हमने फंक्शन का कौन सा चेहरा देखा, फंक्शन को एज अ रिलेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको कैसे बताया, मैंने आपको ये जो बताया है ये क्या है बच्चों, इट इज फंक्शन एज अ रिलेशन, फंक्शन एज स्पेशल रिलेशन। ये मैंने आपको जो फंक्शन बताया है वो एक स्पेशल तरीके का रिलेशन के तौर पे बताया है। अब मैं जो आपको आगे चल के फंक्शन बताऊंगा वो बताऊंगा कि फंक्शन एज अ रियल वर्ड टूल, फंक्शन एज अ रियल मैथमेटिक्स टूल, फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी, जो फंक्शन का असली रूप है। अब मैं फंक्शन के बारे में आपको वो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन, ये कहीं इस्तेमाल नहीं होता मेरे भाई, है ना। क्लास 11th में एक आधा क्वेश्चन होगा इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है ना, और यहीं के यहीं ये टॉपिक खत्म। लेकिन जो एक्चुअल फंक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इस्तेमाल होगा भाई लंबा, है ना, वो पूरी 11वीं में पूरी 12वीं में आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। सो आइए जरा एक क्वेश्चन कर ले क्या, इन पर्टिकुलर रिलेशंस में से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। वो कह रहा है ऑल्सो इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइंस इट्स डोमेन एंड रेंज, है ना। सो देखो, अब यहाँ पे देखो जरा, हम देखो अब हमें यहाँ पे ये तो दिया हुआ नहीं है कि ये रिलेशन किस सेट से किस सेट में है, राइट। ये वाला सेट तो हमें गिवन है नहीं, तो यानी कि इस सेट के आधार पे तो चेक नहीं कर सकते, तो किस पे चेक करेंगे हम लोग, हम बस ये देखेंगे कि किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। सो देखो यहाँ पे इन दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट हैं, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या देंगे कि सर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना। रीजन क्या देंगे, टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है सर, जल्दी बोल दे मेरे भाई, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसमें देखो भैया 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, यहाँ पे कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज अ फंक्शन, है ना, इट्स अ फंक्शन। यहाँ पे देखेंगे 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ठीक है। यहाँ पे राइट किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन सेकंड एलिमेंट सब पूरे के पूरे उसमें सेम है, तो सेकंड एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता ना, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए।
तो इट इज़ बेसिकली फंक्शन। तो इन दोनों केसेस में आपको डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो जब दोनों केसेस में, है ना, एक बार फिर से देख लेंगे, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है ना, क्लियर है क्या? बिल्कुल सही बात है। सो फर्स्ट और सेकंड हमारा फंक्शन है, तो फर्स्ट और सेकंड केस में हम लोग बोल देंगे कि यस इट इज़ अ फंक्शन, इट्स अ फंक्शन, ठीक है। और आपसे डोमेन पूछा है तो डोमेन बता देंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना है, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट 2 5 8 11 14 17, है ना। सो 2 5 8 11 14 17 ये हमारा क्या हो गया सर, डोमेन हो गया, राइट। और व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट्स का सेट, सेकेंड एलिमेंट तो हर जगह 1 ही है, तो ओनली 1, ठीक है, क्लियर है क्या, राइट। और सेकेंड केस में भी हमसे पूछ रहा है तो हम कहेंगे यस, सेकंड केस में यस इट इज अ फंक्शन। उसने कहा ना जब फंक्शन होगा तब मेरे को डोमेन रेंज बताना। सो उसने कहा ना इफ इट इज अ फंक्शन देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन एंड रेंज बता देंगे। सेकंड केस में डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, सो 2 4, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14, है ना। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज डोमेन, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज डोमेन। नाउ रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर, राइट, दिस इज अवर रेंज हो जाएगा, ठीक है सर, जल्दी से बताएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन के बारे में, फंक्शन, राइट, एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी, है ना। और ये जो रूल ऑफ डिपेंडेंसी वाला जो तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से फंक्शन को आपको लंबे समय तक याद रखना है, ठीक है। चलिए तो पहले फटाफट से इतनी जानकारी नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में, है ना। आइए सर, फंक्शन, तो प्रीवियसली हमने फंक्शन को एज अ स्पेशल रिलेशन देखा, अब हम फंक्शन को कैसे देख रहे हैं। तो मैं फंक्शन को आपको सीधा फील कराता हूँ, है ना, फील करवा दूँ क्या, है ना, मैं फंक्शन को सीधा फील करवा दे रहा हूँ, है ना। और ये जो फीलिंग है यही आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि हम आगे फंक्शन की इसी फीलिंग के ऊपर ही काम करने वाले हैं, है ना। यानी कि एंटायर 11वीं में, एंटायर 12वीं में जब हम लोग फंक्शन की बात करेंगे तो यही फीलिंग आपके मन से निकलनी चाहिए, ठीक है। क्या फीलिंग बच्चों, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी पढ़ाई है बच्चों, है ना। अब ये पढ़ाई किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपके ख़राब मार्क्स आ गए, राइट है क्या, पापा की डांट पड़ गई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मान लेते हैं कि मान लो आपकी जो पढ़ाई है वो डिपेंड कर रही है कि आपके पापा आपकी कितनी पिटाई कर रहे हैं। हालांकि आजकल माँ बाप पीटते नहीं हैं, पीटना इट्स लाइक कौन पीटता है यार बच्चों को, लेकिन हमारे टाइम पे तो पिताजी पीट देते थे पकड़ के, ठीक है। सो आपकी जो पढ़ाई है भैया किस पे डिपेंड कर रही है, पिटाई पे डिपेंड कर रही है। तो मैं इस बात को मैथ्स की लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो क्या है, फंक्शन ऑफ पिटाई है। बल्कि मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई इज फंक्शन ऑफ पिटाई। आप मेरी बात समझिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई डिपेंड्स ऑन पिटाई, तो मैं बोल सकता हूँ पढ़ाई इज द फंक्शन ऑफ पिटाई। मतलब मैं सिंपल बोलूँगा कि भाई पढ़ाई जो है वो क्या है, इज द फंक्शन ऑफ, ना बोल के इतना लंबा ना लिख के सीधा लिखूंगा इट इज द फंक्शन ऑफ पिटाई। कहने लगा सर क्या मतलब, हाँ, अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है तो हम कहते हैं कि भैया दिस चीज़ इज द फंक्शन ऑफ दिस चीज़। कहने लगा सर एक और एग्जाम्पल ले लो ना, हाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ले दुनिया में ये कोई सर्कल है और इसकी रेडियस r है और एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर है। अब आपको पता है कि हमारा जो एरिया है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना, रेडियस को बढ़ाओगे घटाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा घटेगा। सो आपका जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है किस पे बच्चों, रेडियस पे। एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है तो मैं बोलूंगा एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी को हम किस तरीके से प्यार से फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन एज रूल ऑफ डिपेंडेंसी,
रूल ऑफ डिपेंडेंसी। अब मैथमेटिक्स में सबसे पॉपुलर चीज बताओ क्या है? अरे एक्स वाई है ना, मैथमेटिक्स में सबसे पॉपुलर चीज एक्स वाई होती है मेरे भाई। अब एक बात समझो भाई, मान लो मैंने आपको एक क्वांटिटी लिख के दिखाई विच इज वाई। अब ये वाई क्वांटिटी इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। तो अब x की वैल्यू रखोगे अलग अलग तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यहां पे y x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि y डिपेंड्स ऑन x, यहां पे y डिपेंड्स ऑन x है, राइट, y डिपेंड्स ऑन x है, राइट है क्या? सो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि y बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना? क्या लगा सर? हाँ, ये y क्या है? स्कूल में भी सर हमारे y और fx एक जगह लिख देते थे, हमें समझ में नहीं आता था ये y और fx इक्वल कैसे हुए। सो y इज द फंक्शन ऑफ x हो गया। अब y x पे बहुत तरीके से डिपेंड कर सकता है। मान लो कल को आपका मूड बदल गया, आप कह रहे हो सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं x क्यूब कर दो, प्लस 2 हटा दो। अब y x पे ऐसे भी डिपेंड कर सकता है ना? सो y x पे, भाई y यहाँ पे डिपेंड्स ऑन x हो रहा है, तो यहाँ पे y अगेन फंक्शन ऑफ x हो गया। सो यानी कि y x पे दुनिया भर के तरीकों से डिपेंड कर सकता है, यानी कि हम लोग दुनिया भर के तरीकों से फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो हैसियत है वो दुनिया भर के तरीकों की फंक्शन पढ़ने की तो है नहीं। तो हम लोग कुछ पॉपुलर एंड कॉमन फंक्शंस तो पढ़ ही सकते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूं कि y x पे दुनिया भर के तरीकों से डिपेंड कर सकता है, तो यानी कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स दुनिया भर के तरीकों से आ सकता है, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है कि हम दुनिया भर के तरीकों के फंक्शन पढ़ लें, लेकिन कुछ पॉपुलर फंक्शंस तो पढ़ सकते हैं ना हम लोग, राइट। तो आइए मैथ्स में पूरी 11वीं और पूरी 12वीं में ये जो पूरे पॉपुलर फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और उन फंक्शंस के बारे में क्या क्या बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, सो भैया एंटायर 11th एंटायर 12th आपको मैं बता दूं कि जब जब मैं फंक्शंस की बात करूंगा बच्चों, ठीक है सर पिछले वाला नोट तो करने दो, अबे नोट करने की चीज़ ये है जो मैं लिखवा रहा हूँ। जब भी मैं फंक्शन की बात करूंगा तो मैं आई लेट फंक्शन की बात करूंगा। पूरी 11वीं पूरी 12वीं मैं क्या करूंगा, बार बार आई लेट फंक्शंस, मतलब मैंने क्या कर दिया, जितने भी फंक्शंस हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जितने भी फंक्शंस हैं उनको 5 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ए का मतलब है एल्जेब्राइक फंक्शन, राइट, एल्जेब्राइक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। ई का मतलब है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब फंक्शन को मैं इतना लंबा ना लिख के ना बच्चों, मैं एफ एन लिख देता हूँ ना, क्या लिख देता हूँ, एफ एन से शो कर देता हूँ मैं इसको, बेसिकली मैं एफ एन से शो कर देता हूँ, ठीक है ना। एल मतलब बच्चों लॉग फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो यानी कि लॉग फंक्शन। और आई मतलब बच्चों मैं आईटीएफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कमाल की बात यह है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनमें से मैक्सिमम फंक्शन 12वीं क्लास के अंदर है, यानी कि ये भी आप 12वीं में पढ़ोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। सिर्फ ये 2 फंक्शन हैं जो आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे, एल्जेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एंटायर स्टडी करोगे। सो चैप्टर 2 के अंदर हम लोग एल्जेब्राइक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या पढ़ना है भैया, एल्जेब्राइक फंक्शंस, राइट, ठीक है। सो एल्जेब्राइक फंक्शंस में बेसिकली हमको कौन कौन से फंक्शन आने चाहिए, हर बच्चे को कौन कौन से फंक्शन आने चाहिए, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग एल्जेब्राइक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही हमारे आज के चैप्टर का एजेंडा है। सो एल्जेब्राइक फंक्शन में, सो भैया एल्जेब्राइक फंक्शन में क्या क्या फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एक ग्रुप है, एक फैमिली है, जिसके अंदर आपके कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं बता देता हूँ आपको। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आपको कांस्टेंट फंक्शन पढ़ने को मिलेगा, आपको आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ने को मिलेगा, आपको लीनियर फंक्शन पढ़ने को मिलेगा, आपको क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शंस पढ़ने को मिलेंगे, है ना, राइट। क्वाड्रेटिक, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड्स लेवल की क्लास है तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो पॉपुलर कर्व्स हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पे आप पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद पढ़ते हो भैया रैशनल फंक्शन, ठीक है।
सो इसमें आपको मैं एक प्रॉपर रेसिप्रोकल फंक्शन का केस बताऊंगा पढ़ा के, है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ाऊंगा। फिर इसमें फिर थर्ड पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों, मॉड्यूलस फंक्शन, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर आते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट, एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिग्नम फंक्शन। तो ये फंक्शन पढ़ने जरूरी है बच्चों, अदरवाइज देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये फंक्शन कभी तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, अभी पढ़ लो, बाद में पढ़ लो, 11वीं में पढ़ लो, 12वीं में पढ़ लो, कभी तो पढ़ने पड़ेंगे। अदरवाइज आप 12वीं में किसी भी फंक्शन के क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जो भी इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। सो ये बहुत बहुत सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, कि भाई साहब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इन सभी फंक्शंस को, ये जितने भी एंटायर फंक्शंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, हम इनका फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि ये एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, राइट, प्लस हम इनके सबके ग्राफ को पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम इनके डोमेन को जानेंगे एंड देन इनकी रेंज को जानेंगे। ठीक है सर, क्या बोलती पब्लिक, इन फंक्शन की डेफिनेशन, इन फंक्शन के ग्राफ, इनकी डोमेन और इनकी रेंज। क्लियर है क्या? सो ये तमाम सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका आप एक नोट ले लीजिए, है ना, चाहें तो आप इसका भी एक नोट ले लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। और ये आज पढ़ाई और पिटाई वाला एग्जांपल है ना, अपने साथ के फ्रेंड्स के साथ खेलिएगा, ठीक है। और वैसे तो मेन आपको ये लिखना है, ठीक है, मेन आपको ये नोट करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो वो वैसे फिलर के तौर पे मैंने आपको बताई थी। तो फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंसी आप बता सकते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी एक्स पे डिपेंड कर रही है, वाई क्वांटिटी एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो हम कह सकते हैं वाई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और हमने ये बताया कि आपको एंटायरली जो पॉपुलर मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो ये हैं, जिसमें से कि मैक्सिमम 12वीं में है, 2 तरह के फंक्शंस 11वीं में है, और जिसमें से कि चैप्टर 2 के अंदर ये वाला है। ये पूरी चीज़, तमाम चीज़ आप नोट करिएगा प्लीज़, ठीक है। क्लियर है क्या सर? चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए प्लीज़। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के साथ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ, राइट, दिस इज द वेरी फर्स्ट इन द एल्जेब्राइक फंक्शन कैटेगरी, है ना। सो यहाँ पे इसके जो पॉलिनोमियल फंक्शन के जो मेन फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन कांस्टेंट फंक्शन पे ना, कांस्टेंट फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स। अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है सर, जैसे इसका नाम है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होती, वो स्थिर रहती है एक जगह, राइट है क्या? क्लियर है क्या? जैसे हमारा घर जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट पोजीशन पे है, राइट। ऐसा थोड़ी है कि कल को सुबह उठेंगे तो हमारा घर खिसक जाएगा थोड़ा आगे पीछे, राइट। तो कांस्टेंट मतलब एक जगह पे स्थिर, मतलब जैसे 5 है उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, 10 साल बाद, 500 साल बाद, 5000 साल बाद 5 ही रहेगा, 5 कभी 6 नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो कांस्टेंट फंक्शन में बेसिकली क्या होता है बच्चों कि हम x का इनपुट कुछ भी दें, यानी कि x की कुछ भी वैल्यू रखें, राइट। बेसिकली इस फंक्शन की जो वैल्यू है, राइट, ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। fx इक्वल टू सी टाइप फंक्शन होता है, ये fx इक्वल टू सी टाइप फंक्शन होता है। ऐसे फंक्शन को आप जनरली इस तरीके से देखेंगे, है ना, जैसे आपने देख लिया fx इक्वल टू 4, ठीक है। सो अब इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट। ये जो वैल्यू है वैसे तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो पहली बात तो हमें इसको फंक्शन ऑफ x कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम कई बार ऐसा कह देते हैं कि भैया x कुछ भी रखोगे, राइट, f2 पे भी 4, f3 पे भी 4, f5 पे भी 4, x की किसी भी वैल्यू के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ बना दूं आपके सामने, चलिए। तो ग्राफ आप देखिएगा जरा बहुत ध्यान से, इसका जो ग्राफ है ना स्टूडेंट्स वो ऐसे बनता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस पे आप fx की वैल्यू को प्लॉट करते हो, ठीक है ना, राइट। y एक्सिस पे आप fx की वैल्यू को प्लॉट करते हो, तो जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, राइट, ऐसे करके। तो लेट्स से fx की वैल्यू c है, और c मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो 2 है, राइट। तो c की वैल्यू अगर 2 ही, तो बेसिकली fx की वैल्यू 2 है, और x की किसी भी वैल्यू के लिए fx 2 ही रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लो कि ये c जो है लेट्स से 2 है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास क्या हो गया फंक्शन fx इज इक्वल टू 2, तो यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यानी कि आप x की वैल्यू चाहे 1 लोगे, 2 लोगे, कुछ भी लोगे, 0 लोगे, -1 लोगे,
-2 लोगे, कुछ भी लोगे, fx तो क्या ही रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है, एंटायरली 2 ही रहने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है क्या। सो बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी c तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सो fx इक्वल टू c का ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। तो देखो डोमेन बच्चों होता क्या है, फंक्शन के डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ तो डोमेन होता है बच्चों x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे तो x कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं, सभी जगह फंक्शन डिफाइंड है, सभी जगह फंक्शन की वैल्यू c आ रही है। तो डोमेन क्या हुई हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स। तो फंक्शन में डोमेन की परिभाषा क्या होती है, फंक्शन में डोमेन की परिभाषा क्या होती है, तो डोमेन की परिभाषा लिख दे रहा हूँ। डोमेन इन द केस ऑफ फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, राइट। और फंक्शन के केस में रेंज क्या होता है बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y और सेट ऑफ आउटपुट, राइट। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y और वी कैन से आउटपुट, जो भी आउटपुट आएगा हमारा, और वी कैन से इमेजेस, ठीक है ना। तो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y और जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx और वी कैन से जो आउटपुट वैल्यू आ रही है उसका जो सेट है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो यहाँ पे फंक्शन हमेशा वापस क्या दे रहा है, सिर्फ एक c वैल्यू दे रहा है। तो रेंज क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे ये c वैल्यू, लेकिन ये c एक नंबर हो सकता है कोई भी, तो हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे। रेंज ऑलवेज एक सेट होता है, तो सेट की फॉर्म में लिखेंगे इसको कि भैया c क्या है, इसकी रेंज है। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा प्लीज़, राइट। तो इसी तरीके से हम, जैसे हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, अदर फंक्शंस हम पढ़ेंगे, उनके ग्राफ पढ़ेंगे, उनके डोमेन, उनके रेंज, ठीक है। क्लियर है क्या, फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिएगा प्लीज़, पूरी जानकारी सर जी प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन, राइट, एंड देन उसके बाद लीनियर फंक्शन, ठीक है, देन कुछ क्वाड्रेटिक और कुछ क्यूबिक फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह का इशू हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा जगह इकट्ठा करूंगा मैं, ठीक है। मैं बेसिकली जगह इकट्ठा करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं जगह इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। जगह इकट्ठा करने से मतलब है कि सर हमें थोड़ा सा जगह चाहिए होगी, तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, तो रेंज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेंज ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, यानी कि जो हम x का इनपुट दे सकते हैं, राइट, x की वो तमाम वैल्यूज जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है वो तो डोमेन हो गया, राइट है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। और जो हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा, यहाँ बाहर आउटपुट के तौर पे मिल रहा है, वो हमारा क्या होगा भैया, रेंज होगा। तो देखो ये फंक्शन तो एंटायर ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड था, इसलिए इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स, और इस फंक्शन में आउटपुट के तौर पे हमारे पास क्या मिलेगा, है ना, सिर्फ c मिलेगा, एंड दैट इज वाई रेंज इज c। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे वी आर ड्रॉइंग दी आइडेंटिटी फंक्शन, इट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है भैया, जैसे आप अपना गले में आइडेंटिटी कार्ड घूम के लेके चलते हो ना, आइडेंटिटी मतलब होती है पहचान, आइडेंटिटी मतलब होती है पहचान, ठीक है, कि भाई मेरी पहचान है ना, ये मेरा कार्ड है, तो मैं अपना ही कार्ड दिखाऊंगा ना, मैं किसी दूसरे का कार्ड थोड़ी दिखाऊंगा, है ना। सो बेसिकली आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके चेहरे से मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो आइडेंटिटी वर्ड आइडेंटिकल से आया है, आइडेंटिकल मतलब सेम। तो आइडेंटिटी कार्ड में बेसिकली मैंने आइडेंटिटी कार्ड लिख दिया। आइडेंटिटी फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी इनपुट डालते हैं वही आउटपुट आ जाता है। आइडेंटिकल वर्ड मतलब सेम, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि भैया ये तो दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम x इनपुट डाल रहे हैं तो हमें x ही आउटपुट में मिल जाएगा, राइट है। x इनपुट डाल रहे हैं तो x ही आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी गुड बच्चों। सो इसका ग्राफ देखेंगे क्या, ग्राफ बच्चों ऐसा है कि दिस इज x एक्सिस, ठीक है,
एंड दिस इज y एक्सिस. नाउ अब आपको जैसे मैंने कहा है कि y एक्सिस पे आप fx भी प्लॉट करते हैं. तो देखो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, राइट भाई. देखो ना इस fx को मैं थोड़ी देर के लिए y बोल दे रहा हूँ ना, y इक्वल टू x. तो जब x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो y की वैल्यू भी 0 होगी. जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी. जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 होगी. तो ये इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना. जैसे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे ना, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, ठीक है. ग्राफ बना दिया भैया. अच्छा, अब बात आती है डोमेन की. तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है? हर जगह. आप कोई भी रियल नंबर डालो, आउटपुट में आपको वही रियल नंबर मिल जाएगा. सो बेसिकली इसमें डोमेन क्या हो गई सर हमारी? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर. अच्छा, व्हाट अबाउट द रेंज? तो देखो बच्चों, क्योंकि जो हमने डाला वही हमें मिला, तो डोमेन में अगर रियल नंबर है, यही हमारा इनपुट है, तो आउटपुट भी सेम होगा, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर. ठीक है, क्लियर है क्या? है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी से बोल दो सर. सो पॉलिनोमियल फंक्शन में आपने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है, आ रही है बात समझ में? वेरी गुड बच्चों. तो फटाफट से पहले पूरा का पूरा ज्ञान प्लीज नोट कर लीजिए. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड हम बात करेंगे लीनियर फंक्शन पे, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस पे. फटाफट से नोट करिएगा प्लीज. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ठीक है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए सर, लीनियर फंक्शन को देखिए. ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में है. लीनियर फंक्शन कुछ आपकी स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है. fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, राइट. दिस इज योर लीनियर फंक्शन. ये जो लीनियर वर्ड है कहां से आया बच्चों? लीनियर वर्ड कहां से आया? अरे तुम्हें ध्यान है क्या कि मैंने आपको बताया था 9th क्लास में, जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो, यानी कि डिग्री 1 हो, डिग्री 1 होगी तो पॉलिनोमियल को लीनियर कहते हैं. सो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन चल रहा है, तो ax प्लस बी डिग्री 1 x की पावर 1, सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर फंक्शन. अच्छा, मान लो मैं इसको अलग रूप में दिखाता हूँ. fx की जगह y रख देता हूँ, a की जगह लेट्स से 2, x की जगह x और b की जगह 3. कहने लगा सर ये तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है. अगर सर आप इसको ऐसे लिख दोगे 2x माइनस वाई, राइट, इज इक्वल टू -3, ये तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है. ये तो सर हम 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी हमने बहुत ड्रॉ करी है. अबे तो अब भी ड्रॉ कर दे यार, फंक्शन में भी ड्रॉ कर दे यार, है ना. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर fx इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारा लीनियर फंक्शन है. लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर x की पावर 1 है. ठीक है, इसमें ग्राफ कैसा आता है सर? इसमें ग्राफ कैसा आता है सर? आपको पता है क्या सर ग्राफ कैसा आता है इसमें? इसमें सर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आती है सर, राइट. वो स्ट्रेट लाइन डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेट्स कहीं से भी जा सकती है, कहीं को भी पास हो सकती है. डोमेन क्या है लीनियर फंक्शन के केस में? डोमेन क्या है सर लीनियर फंक्शन के केस में? ठीक है, डोमेन क्या है सर? डोमेन क्या है लीनियर फंक्शन के केस में? डोमेन सर लीनियर फंक्शन, आप देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है. हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. x कैन बी एनी रियल नंबर. इस फंक्शन, ये फंक्शन x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा. सो डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, राइट. अच्छा, रेंज क्या होगा सर? सर देखिए, रेंज ना, आपको अगर कभी रेंज चेक करना है तो रेंज क्या होता है सर? रेंज होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y. अब मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, राइट. मान लो किसी भी पॉइंट पे इधर ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है. ये आपको x कोऑर्डिनेट देता है डोमेन, ठीक है ना, और सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स आपको देता है रेंज. अब आप देखो इस स्ट्रेट लाइन पे जब आप डिफरेंट पॉइंट्स पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और वो y वैल्यू बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है. तो रेंज क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स, है ना. तो रेंज इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. सो रेंज क्या हुआ भैया? रेंज क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स. रेंज भी हमारी ऑल रियल नंबर्स हो गई. सो किसी भी ग्राफ पे जो y कोऑर्डिनेट्स का सेट होता है उसको भी हम लोग रेंज बोल सकते हैं. तो रेंज की मैंने आपको बहुत सारी परिभाषा बताई. रेंज आउटपुट की जो सेट होता है उसको भी रेंज बोलते हैं. fx की वैल्यू देखिए ना, देखो रेंज को हमने कितनी तरीके से बोला? रेंज को हमने बोला
रेंज को हमने ऐसे भी बोल दिया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, राइट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। फिर हमने बोल दिया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। ये तो हमने ऐसे बोला था ना कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो जो आउटपुट में मिलेगा मुझे y, राइट, उन सभी का सेट रेंज कहलाएगा। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑन ग्राफ, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑन ग्राफ, ऐसे भी बोला है मैंने, राइट। मैंने ऐसे भी बोला है सेट ऑफ आउटपुट भी बोल दिया है, राइट। तो कई तरीके से मैंने बेसिकली रेंज को डिफाइन कर दिया कि भैया फंक्शन का आउटपुट जो भी आ रहा है उसका सेट रेंज कहलाता है, राइट है। तो आउटपुट तो y आता है ना भैया, है ना, तो उसी की वैल्यू उसका सेट बेसिकली रेंज हो गया। चलिए अब क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में मैं आपको एग्जैक्ट कर्व तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही चैप्टर है, उसका ग्राफ में मेरे को एक अलग से ही मतलब लेक्चर लेना पड़ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक स्पेशल केस, राइट, जो हमारे यूसेज में आता रहता है वो आपको कराऊंगा। क्यूबिक फंक्शन का एक स्पेशल केस वो आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहले जो तमाम जानकारी है प्लीज़ नोट करिएगा क्योंकि इसी पेज के ऊपर मैं आपको क्या नाम जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्पेशल केस एंड क्यूबिक फंक्शन का स्पेशल केस जो है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, प्लीज़ नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। देखिए कई बार ऐसा लगेगा कि सर, है ना, सर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं कभी भी आपके सिलेबस से बियॉन्ड जाके ओवर चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, बिलीव मी। लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ वो सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो ऐसा भी पढ़ाता हूँ कि भाई आपको 11वीं में भी दिक्कत ना है, 12वीं में भी दिक्कत ना है। और इन लेक्चर्स को अगर आप रेफ़र कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कम से कम जो बेस तैयार करने के लिए एक प्रिपरेटरी लेक्चर आपको देखना होता है वो भी आपको दिक्कत ना है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे आपका जेई क्लियर हो जाएगा। जेई के लिए आपको सेपरेट हमारा विद्या वाइज जेई चैनल है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, राइट है क्या। सो चैप्टर वाइज वन शॉट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मतलब काम चलाओ, डिटेल्ड वन शॉट्स जैसे हर बार हर चैप्टर के आपको मिलते हैं, है ना, तो उसमें मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का केस लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, डिग्री 2 होनी चाहिए, है ना। डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में मैं आपको बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताने वाला हूँ, राइट है क्या। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर 2 होने की वजह से हमने इसको क्या ले लिया भैया, बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। सो ये एक एग्जैक्ट केस है, राइट, पर्टिकुलर केस। क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक पर्टिकुलर केस है, ये ऐसा नहीं है कि यही क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इट्स अ पर्टिकुलर केस, क्वाड्रेटिक फंक्शन का पर्टिकुलर केस है सर ये। अच्छा अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहले ग्राफ के बात पर बात करते हैं। ग्राफ ऐसे बनेगा सर कि आप जरा समझिएगा, जरा ग्राफ को प्लॉट करते समय समझिए कि ग्राफ प्लॉट कैसे हो रहा है। ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू, और वाई पे ही एफ एक्स को प्लॉट करते हैं। अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जब एक्स को 0 लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू -1 लोगे तो -1 का स्क्वायर +1, तो भी ये +1 आ जाएगा, राइट है क्या। जब x की वैल्यू 2 लोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, कहीं यहाँ चला जाएगा। और जब x इक्वल टू -2 लोगे तो -2 का स्क्वायर भी +4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, है ना। तो कुछ पैराबोलिक ग्राफ बनता है। क्या बनता है बच्चों, अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बनता है। तो इसी तरीके से आप राइट फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन है उस पर आप 2-4 x के नंबर डालिए, फिर आपको 2-4 fx के नंबर मिलेंगे, राइट। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई, देखो ना, आप कोई भी ग्राफ है उसमें आप x इनपुट डालेंगे तो आपको कुछ x कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट। फिर x डालने से आपको y कोऑर्डिनेट मिलता है। तो ऐसे 3-4 पॉइंट्स हम लोग बना लेंगे, उनको जोड़ के जो है स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, एक स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम लोग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से बोल दो, राइट। अब देख मेरे भाई, यहाँ पे मैं ना तेरे को
डोमेन और रेंज का एक और नया तरीका बताने वाला हूं, जो शायद मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को जो मुझसे नहीं पढ़ रहा है उसे पता भी होगा। किसी किताब में ये तरीका मेंशन नहीं है, ये तरीका मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। सो डोमेन, अब देखो डोमेन तो आप बता देते हो राइट, क्या कि सर ऐसे तो इस फंक्शन में x की हम कोई भी रियल नंबर वैल्यू डाल सकते हैं, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, है डोमेन तो कोई भी रियल नंबर होगा। सो मेरे भाई एक बात बता दूं तुझे कि तुझे मैं आज एक स्पेशल बात बता रहा हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन राइट, तेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, इसका कोई भी केस हो, यानी कि अभी तक हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन भी पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में डोमेन तो हमेशा ऑल रियल नंबर ही होता है, राइट है क्या, ऑल रियल नंबर ही होता है। बट पॉइंट ये नहीं है मेरे भाई, अपने को डोमेन तो मिल ही जाता है, डोमेन तो अपन को फील भी हो जाता है कि यार एक्स की कोई भी रियल नंबर वैल्यू लिखेंगे तो फंक्शन डिफाइन हो ही जाएगा। बात है रेंज की, तो सुन मैं तेरे को एक बहुत ही प्यारा मेथड बताता हूँ। तेरे को टॉर्च जलानी आती है बेटा, टॉर्च, अब टॉर्च जलानी आती है ना यार, हाँ सुन, जब तू टॉर्च ऊपर से मारेगा, कहाँ से मारेगा, ऊपर से टॉर्च मारेगा, ये तेरी टॉर्च हो गई ना, ठीक है ना, ये तेरी टॉर्च हो गई। जब तू टॉर्च ऊपर से मारेगा, कहाँ को, नीचे को मारेगा टॉर्च, ऊपर से नीचे को मारेगा टॉर्च, ठीक है। जरा यार ये टॉर्च का बल्ब भी मूव कर गया है ना। जब तू बेटा टॉर्च ऊपर से मारेगा तो ये पैरेलल रेज ऊपर से आएंगी ना ऐसे, तो ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस आपको डोमेन देगी। क्या बोल दिया सर, ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस क्या बता रही है कि तेरा पूरा एंटायर एक्स एक्सिस कवर हो जाएगा। अरे बोल, सो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पे आपको क्या देती है, आपको क्या देती है, डोमेन दे देती है। अरे सर क्या खतरनाक मेथड बता दिया आपने, ठीक है। अब यही टॉर्च बेटा तू आके साइड से मार दे, ठीक है ना, तू आके साइड से मार दे, तो जब प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ, अब साइड से मारने का मतलब ये है बच्चों कि आप इधर साइड से भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर साइड से भी मार सकते हो, ठीक है, क्लियर है क्या, यस ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि ग्राफ, ये ग्राफ क्या है आपका, ये ब्लू वाला आपका ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ कौन सा है मेरे भाई, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, दिस इज योर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है ना, ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है ना बेटा, इसकी परछाई ऑन दी y एक्सिस, तो देखो ग्राफ की परछाई y एक्सिस पे यहां से शुरू होगी 0 से, राइट है क्या, है ना। तो बेसिकली ग्राफ की परछाई ऑन दी y एक्सिस गिव्स यू द रेंज। तो यहां पे लिख दूं क्या कि भैया, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस गिव्स यू रेंज। हा, ये बात बेटा 500 किलोमीटर के दायरे में तुझे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन दी y एक्सिस, क्या लगा सर ऐसे तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हाँ मार, ऐसे परछाई मार तो पूरा x एक्सिस कवर हो जाएगा, डोमेन हो गई, ऐसे मार टॉर्च तो पूरा का पूरा y एक्सिस कवर हो जाएगा, तो रेंज हो गई, है ना, ठीक है। ऐसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देख, यहाँ पे ऐसे मारेगा टॉर्च पूरा x एक्सिस कवर हो जाएगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, ऐसे टॉर्च मारेगा तो सिर्फ ये वाला पॉइंट कवर होगा, राइट है क्या। तो इसका मतलब रेंज सिर्फ और सिर्फ सी हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज निकल जाएगी हर बार, ठीक है। सो डोमेन अपना ऑल रियल नंबर्स और रेंज अपना ऑल रियल नंबर्स। एक बात और बता दूं क्या, सर आप बहुत बातें बताते हो सर, बहुत बातें बताते हो। सुन ले अंजलि बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ग्राफ जो है ना तेरा, यानी कि ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। एक्चुअली x की कोई भी इवन पावर लोगे ना आप, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, राइट, सबके ग्राफ कुछ ऐसे से ही बनेंगे, ऑल ग्राफ्स लाइक दिस ओनली, ठीक है, ऑल ग्राफ्स लाइक अबव। तो यानी कि x की कभी भी इवन पावर अगर आप लोगे तो सारे ग्राफ आपको ऐसे ही मिलेंगे, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। सर बहुत सारी बातें लिखवा दी, नोट करने दो, नोट कर मेरे भाई, नोट कर मेरे भाई, नोट कर। अब मेरी बात सुन, अब मैं तेरे को एक क्यूबिक फंक्शन बताऊंगा, ठीक है,
और पहले तो नोट कर ले यार, पहले तो नोट कर ले, मैं तेरे को ओवरबर्डन नहीं करता हूँ, ठीक है, कि मैं तेरे को क्या क्या बताऊँगा, मैं कुछ नहीं बता रहा भाई, मैं तेरे को लोरी सुनाऊँगा। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ठीक है, फटाफट से नोट कर मेरे भाई। चलिए स्टूडेंट्स, सर एक बार, हाँ चलो एक बार रिपीट ये जो मैं लाइव पढ़ाता हूँ ना तो उस टाइम पे बच्चे कहते सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अब तुम तो क्या है ना रिकॉर्डेड देख रहे हो तो फिर रिपीट कर करके कितनी बार भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, ठीक है। हमने कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और अब क्या बचा है, क्यूबिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो क्यूबिक फंक्शन आसान है, उसको पढ़ाता हूँ। उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन है ना, सो अच्छा फंक्शन कौन सा है, मॉड्यूलस फंक्शन। तो आओ जरा पहले क्यूबिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में पांचवें तरह का फंक्शन है भैया क्यूबिक फंक्शन। इसका भी मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ, पर्टिकुलर केस है ना, f(x = x³), राइट। ये पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस मतलब कि भाई क्यूबिक फंक्शन के तो बहुत सारे केसेस होंगे ना, है ना, बहुत डिफरेंट तरीके से हम लोग क्यूबिक फंक्शन बना सकते हैं। क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x³ है, डिग्री 3 है, डिग्री 3 होती है तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है ना। सो क्यूबिक फंक्शन तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। मान लो कोई बच्चा ऐसे बनाने लगे कि सर 3x³ + 5x², है ना, और +2x + 3, तो क्यूबिक फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता है। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफिक कैलकुलेटर से। हर फंक्शन का ग्राफ हर टीचर नहीं निकाल सकता, कुछ 2-4 पॉइंट्स पे निकाल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ के लिए हम लोगों को ग्राफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट है क्या। हाँ, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स ग्राफिंग हमारे कोर्स में भी नहीं है, ठीक है, हम लोग बेसिक बात करेंगे। तो क्यूबिक फंक्शन की अगर बात करें तो भैया इसका ग्राफ देख, तेरे को ऐसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू 1 पे 1, x की वैल्यू 2 पे 8, x की वैल्यू -1 पे -1, x की वैल्यू -2 पे -8, दिस इज योर f(x = x³), राइट। डोमेन रेंज कौन बताएगा, सर मैं बताऊंगा। डोमेन रेंज कौन बताएगा, सुन, डोमेन, सर टॉर्च मारी हमने ऊपर से, पूरा तो ये कवर हो गया, इधर से हमारी टॉर्च ये पूरा कवर हो गया। सर डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स। अबे टॉर्च मार के मत आप बताओ यार, वैसे भी बता दो। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख सकते हो, है ना, इनपुट में। अब भाई x की तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो ना, हर जगह फंक्शन डिफाइंड होगा, तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स। और अभी तो बताया था कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है। अच्छा रेंज की बात करेंगे स्टूडेंट्स। सो रेंज की बात समझो तो सर रेंज में तो सर टॉर्च मारने दो सर, है ना, रेंज में तो मारने दो। सो रेंज वैसे होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, क्या बच्चों, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। सो जब ऐसे टॉर्च मारेंगे तो देखो इसकी परछाई ग्राफ की ऐसे इसको कवर कर लेगी, इधर से मारोगे तो इसको कवर कर लेगी, तो एंटायर रियल नंबर्स, है ना। सो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। कहने लगा सर ये बहुत अच्छा जुगाड़ बताया आपने, बहुत अच्छा जुगाड़ बताया सर आपने हमें, यस। चलो एक बात और बता दूं क्या, छोटी सी बता दूं, छोटी सी बात ये है कि बेटा जैसे ये f(x = x³ का ग्राफ है ना, तो तेरा x⁵, x�7, x�9 सबके ग्राफ्स आर सिमिलर, है ना, ग्राफ्स आर सिमिलर। सेम नहीं कह रहा हूँ, सिमिलर कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियसली ग्राफ तो चेंज होगा लेकिन शेप ऐसी सी ही होगी, ठीक है, बोल दे, राइट है क्या। चलिए अब स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पे देखेंगे बच्चों बहुत ही ध्यान से, कहाँ पे भैया, यहाँ पे हमने कहा था आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ये बताएंगे। सारा कवर कर दिया क्या। अब तेरे को क्या बताएंगे, रैशनल मॉडुलस, ठीक है ना। तो रैशनल फंक्शन का भी एक स्पेसिफिक केस यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन का एक केस बताऊंगा, फिर मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, राइट। तो ये बेसिकली 4 फंक्शंस और कवर करने हैं, बट उससे पहले आप फटाफट से ये बात नोट करिएगा प्लीज। चलिए तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको नोट करिए पहले प्लीज, ठीक है, ठीक है क्या।
रेल बना देता हूँ भाई मैं पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, बहुत पढ़ाता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, बेइंतहा 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 तू प्यार कर, बेइंतहा तेरी कसर ना रहे, कोई खबर ना रहे, छू ले मुझे इस कदर बेइंतहा। कैसा गाया भाई, बढ़िया गाया ना। चलें आगे, चलिए। सो अब पढ़ेंगे हम लोग रैशनल फंक्शन, है ना। तो दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद अब रैशनल फंक्शन की बात आई। सो रैशनल फंक्शन बच्चों पता कैसे होते हैं? रैशनल फंक्शन में बेसिकली आपका न्यूमरेटर में px अपॉन qx, ठीक है, क्लियर है क्या? इस तरह के होते हैं, और जहां पे px और qx दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक केस बता देता हूं कि भैया रैशनल फंक्शन लाइक fx की बात अगर हम लोग करें, राइट है क्या? सो जैसे x अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, x अपॉन एक्स प्लस वन, सो इट इज़ अ रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन के रेंज निकालने के तो डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है ना, बट डोमेन निकालने का सिंपल तरीका है। अगर आपको कभी भी डोमेन निकालना है तो रैशनल फंक्शन के केस में जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, इसको आप जीरो रख दो, यानी कि -1। सो रैशनल फंक्शन x इक्वल टू -1 पे नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे लेकिन -1 नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट समझे कि रैशनल फंक्शन हर जगह डिफाइंड होते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जहाँ जीरो हो जाता है वहाँ डिफाइंड नहीं होता, और वहाँ डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, उस जगह पे जैसे x प्लस वन की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो x इक्वल टू -1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर x इक्वल टू -1 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो बस ये वाला पार्ट डोमेन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि डोमेन क्या होती है, वो सारे x वैल्यूज जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। तो यानी कि ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, बस -1 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए -1 को हटा दिया हमने। क्लियर है क्या, है ना। सो डोमेन मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो नंबर्स जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, उन नंबर को हटा दो। सो उसका तरीका ये होता है कि ऑल रियल नंबर में से हमने क्या हटा दिया, -1 हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली रैशनल फंक्शन का एक मतलब स्पेशल केस ले रहा हूँ, राइट। इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोल देते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोल देते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन, है ना। आपकी किताब में रेसिप्रोकल फंक्शन के नाम से भी दिया हुआ है 1/x, है ना। अब 1 को भी हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं, x को भी पॉलिनोमियल बोल देते हैं, तो ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है तो रैशनल फंक्शन ही। बट रेसिप्रोकल क्यों बोल रहे हैं इसको? रेसिप्रोकल इसलिए क्योंकि जो हमने डाला आउटपुट में उसका उल्टा आ गया, 1 अपॉन करके वही आ गया। तो ये जो फंक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें पहली बात तो ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब डोमेन इसकी क्या हो गई, बेसिकली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। और इसका ग्राफ ना स्टूडेंट्स कुछ ऐसा बनता है, कैसा बनता है, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, बेसिकली कुछ ऐसा बनता है ना, इफ दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। आगे चल के आपको हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो आपको इसकी शेप समझ में आएगी। सो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये होता है ना। क्लियर है क्या? इसका ग्राफ आप याद कर लो, सबसे बेस्ट वही है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इसको अगर आपको फील करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया आप x को इन्फिनिटी लेंगे तो 1/∞ 0, तो यानी कि यहाँ पे ग्राफ क्लोज टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। जब आप x की वैल्यू क्लोज टू 0 लोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ग्राफ इन्फिनिटी के तरफ को जा रहा है, ठीक है। और x इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू 1 ही होगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप फंक्शन के ग्राफ की, है ना, कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, रेंज की बात करेंगे बच्चों, तो रेंज की बात बच्चों क्या है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको मैं बता दूं कि जब आप टॉर्च मारोगे अपना, कहाँ से, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, तो भाई आपका 0 को छोड़ के, मतलब क्योंकि y इक्वल टू अगर 1/x है तो 1/x की वैल्यू जिंदगी में कभी भी 0 नहीं हो सकती, आप कुछ भी x डाल लो, तो यानी कि y की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी। तो यानी कि इसको छोड़ के और पूरा का पूरा y एक्सिस कवर हो जाएगा, मतलब आप टॉर्च अगर इधर से मारोगे
तो 0 को छोड़ के पूरा का पूरा वाई एक्सिस कवर हो जाएगा। तो रेंज की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स रेंज की मैं बात करूं तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये भी बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है रैशनल फंक्शन में, एक स्पेशल केस रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि चीज़ें आपको 10, 15, 20, 25% समझ आए, 25-30% आपको याद रहे, लेकिन जैसे जैसे हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तब हमें एक डेजावू आता है। क्या? अरे हाँ यार, ये सब चीज़ें तो रोहित सर ने पहले भी बताई थी यार। हाँ यार, हाँ। मान लो किसी क्वेश्चन में हम y = 1/x का इस्तेमाल करेंगे, तब उस दिन आपको ध्यान आएगा कि हाँ यार, रोहित सर ने कहा था कि 1/x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, मैं x को कुछ भी डाल दूँ। उस दिन आपको ध्यान आएगा कि हाँ यार, x = 0 पे फंक्शन डिफाइंड भी नहीं होगा। हाँ यार, रोहित सर ने इसका ग्राफ ऐसा बताया था। हाँ यार, इसकी डोमेन और रेंज रोहित सर ने r-0 बताई थी। तो ऐसे करके आप रिकॉल करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, तो पूरी की पूरी जानकारी प्लीज़ नोट करिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस फंक्शन, राइट, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सो छोटे छोटे से 2-3 फंक्शन और रह गए हैं। उसके बाद सीधा का सीधा हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हम लोग फंक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना? सो अभी तो हमने अभी एक ही क्वेश्चन किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने का फ़ायदा ये है कि क्योंकि डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको आना चाहिए कि डोमेन कैसे निकालते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में, रेंज कैसे निकालते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शन में। ये तो पॉपुलर मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, राइट, जिनका मैं ग्राफ बना के आपको डोमेन और रेंज याद करवा दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी तो फंक्शंस हैं जो इनकी कैटेगरी, मतलब इनमें से नहीं है, अलग हैं, या इनके भाई बहन हैं, तो उनके ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे या उनकी डोमेन और रेंज कैसे निकालोगे, तो उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो पहले ये पूरा का पूरा नोट करिए बच्चों प्लीज़। ठीक है, नोट कर लो मेरे भाई, बहुत काम की चीज़ है ये, पूरे 11वीं पूरी 12वीं काम आने वाली है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन पे और सिग्नम फंक्शन पे। ठीक है, सो मॉड्यूलस फंक्शन, सो बेसिकली इट्स थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। वैसे मॉड्यूलस करता क्या है? मॉड्यूलस बेसिकली अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव रहने देगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव बना देता है। लेकिन बनाता कैसे होगा? एक नेगेटिव और देके, मतलब मॉडुलस एक नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, लेकिन कैसे बनाता होगा? एक नेगेटिव और देके बनाता है ना? तो कोई पूछेगा कि भाई मॉडुलस क्या करता है? सो मॉडुलस यार नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, लेकिन करता कैसे? वो सर एक नेगेटिव और दे देता है और तब लेके पॉजिटिव बना देता है। ठीक है ना? सो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करना है मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारा ये अंदर की क्वांटिटी एक्स 0 या 0 से बड़ा रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। भाई देखो ना, जो क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होती हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है ना, तो 0 या 0 से बड़ी रहेगा। तो मॉडुलस एक्स में क्या होगा? मॉडुलस हटा के हम एक्स को एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी पे हमने 5 को एज इट इज रख दिया था ना, ठीक है, कुछ करा तो नहीं था ना, तो मॉडुलस हटा के 5 एज इट इज रख दिया था। तो अगर पॉजिटिव और 0 है तो मॉडुलस हटा के क्वांटिटी को एज इट इज रख देंगे। लेकिन अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, देखो 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना? सो अगर x लेस देन 0 है तो मॉडुलस क्या करेगा? इस नेगेटिव क्वांटिटी को, ये जो x है वो अभी हमारी क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी, तो इस नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव और दे दे क्या? ठीक है ना? तो पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो कि हमने x को नेगेटिव कंसिडर किया, तो मॉडुलस क्या करेगा? एक नेगेटिव और देके उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। चलिए, सो इस चीज़ को हटा रहा हूँ। तो ऐसे करके हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ऐसे करके हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसी फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया है, राइट, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें क्या? नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे हमने ऐसे ड्रॉ करेंगे कि सर x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी है तो y इक्वल टू एक्स है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू x है, और जब 0 से छोटी है तो y इक्वल टू -x है। यही भाषा, ये जो चीज़ है ना, ये हमारी मदद करती है ग्राफ को ड्रॉ करने में। किसको ड्रॉ करने में बच्चों? ग्राफ को ड्रॉ करने में हमारी मदद करती है। अब देखो, जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, तो मेरे को कितनी आसानी होगी। ठीक है, इस चीज़ को हटा दूँ क्या? चल यार, तू भी क्या याद रखेगा, इसको लिखा रहने देता हूँ अभी तो फिलहाल। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। सो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा बच्चों? अब देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, है ना, जब x की वैल्यू
जीरो से बड़ी है तो मुझे y इक्वल टू एक्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि इधर साइड में x की वैल्यू जीरो के राइट में y इक्वल टू एक्स की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। तो y इक्वल टू एक्स डेफिनेशन का इस्तेमाल करने का, तो x की वैल्यू जब जीरो होगी तो y भी जीरो, x का वैल्यू 1 होगा तो y भी 1, x की वैल्यू 2 होगी तो y भी 2। तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, राइट। अच्छा, जीरो के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। सो यानी कि जब x की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब x की वैल्यू -1 होगी तो माइनस माइनस +1, y की वैल्यू +1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू -2 होगी, राइट, तो माइनस ऑफ -2 यानी कि y की वैल्यू +2 हो जाएगी। तो बेसिकली मेरे पास ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। सो ये ग्राफ किसका है सर, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है? नहीं 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 नहीं, ये ग्राफ एक्चुअली किसका है, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ है, जिसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ के बनाते हैं। y इक्वल टू मॉडुलस एक्स फंक्शन का ही ग्राफ है वो, लेकिन क्या होता है, उस फंक्शन को हम लोग तोड़ के डिफाइन करते हैं, ऐसे नंबर लाइन पे तोड़ के रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे तोड़ के प्लॉट करते हैं। सो ये पूरा ग्राफ, राइट, एक तरीके से y इक्वल टू मॉडुलस एक्स का है। मान लो अगर मैं ये वाली चीज़ ना लिखूँ, ये वाली चीज़ ना लिखूँ, तो अब आप क्या बोलोगे कि सर ये ग्राफ किसका है, दिस इज द y इक्वल टू मॉडुलस एक्स ग्राफ। अभी आप क्या बोलोगे कि ये y इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ है। सो मॉडुलस एक्स का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, वी शेप में। कभी भी दुनिया का कोई भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा, है ना, सो बेसिकली वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। कई बार अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये नीचे को भी v बन जाता है, ठीक है। सो बनता लेकिन, है ना, नॉच की फॉर्म में ही है, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक ये जब ग्राफ ड्रॉ हो गया तो इस बात का पर्पस भी खत्म हो गया, ठीक है ना, और इसका भी पर्पस खत्म हो गया। तो इसको मैं हटा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ, पहले आप नोट करो तब हटाऊंगा, पहले आप नोट करो तब हटाऊंगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन आपको समझ में आया इजीली, जल्दी से बताएगा प्लीज़। चलिए, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा भैया, है ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। चलिए, अब इसको हटा दिया और ग्राफ को कहाँ ले गया मैं, ग्राफ को मैं यहाँ पे ले गया, ठीक है। अच्छा, इसको देख के, है ना, ये ग्राफ किसका भैया, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ है। इसको देख के क्या समझ में आता है, डोमेन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं ना, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो बेसिकली डोमेन तो अपने पास क्या हो जाएगा भैया, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि इस ग्राफ पे अगर आप मान लो टॉर्च जलाएं ऊपर को, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ को, तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे इसकी परछाई कवर हो जाएगी, राइट है क्या। सो ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज डोमेन, ठीक है ना। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो गई बच्चों, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज के लिए अपन टॉर्च किधर मारते हैं, ऐसे इधर साइड से। सो बेसिकली अगर अपन टॉर्च मारेंगे तो अपने को वाई एक्सिस पे सिर्फ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का ही रेंज में अपने को क्या मिलेगा, रेंज में अपने को 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स मिलेंगे, है ना, 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स मिलेंगे भाई। वाई एक्सिस पे यहाँ पे 0 स्टार्ट हो जाता है और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना, ये 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेंज आप वैसे भी दिमाग लगा के बता सकते थे, कैसे कि सर मॉडुलस एक्स है, ये ज़िंदगी में ऑलवेज, है ना, ऑलवेज 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस एक्स की वैल्यू हमेशा ज़िंदगी में 0 और 0 से बड़ी ही रहती है, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव आंसर ही नहीं देता, तो इसलिए रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, है ना। तो क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी एक कोई रियल नंबर नहीं होता, सो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रखेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या, सो डोमेन रेंज क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से पूरी की पूरी जानकारी बच्चों प्लीज़ नोट कर लीजिए, राइट है क्या। अब हम एक छोटा सा फंक्शन सिग्नम फंक्शन करेंगे, हालांकि एक और भी फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब अभी कहने का मतलब अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले 2-4 जरा क्वेश्चंस कर लें, थोड़ा मूड सा ठीक हो जाए, उसके बाद वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक छोटा सा फंक्शन है उसको आपको बता देंगे, ठीक है। सो सिग्नम फंक्शन को पढ़ते हैं और उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, सिग्नम फंक्शन, सर सिग्नम फंक्शन बड़ा प्यारा फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, है ना। मैं उसका सबसे आसान डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। सो चौथे नंबर पे मैं सिग्नम फंक्शन लिखवा दे रहा हूँ, सिग्नम फंक्शन। अब इसको डिफाइन करने के हालांकि और भी बेहतर तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीका ये है कि इसको ऐसे याद रखिएगा, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है
तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू -1 होती है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी कहाँ होती है, ये 0 है, 0 से बड़ी यानी कि राइट हैंड साइड में, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 है, राइट है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1। देखो ना, इस एक्सिस पे हम लोग फंक्शन को प्लॉट करते हैं, राइट, और इस एक्सिस पे x एक्सिस को पे x को प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से जब बड़ी है, यानी कि राइट टू द 0, ठीक है ना। इफ इट इज 0 तो 0 के राइट में बेसिकली 0 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, 1 2, तो x की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो फंक्शन हमेशा 1 है। x की वैल्यू 0 होने पे फंक्शन 0 है, तो 0 होने पे फंक्शन को 0 कर देते हैं। और x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 है। तो लेट्स से -1 पे -2 पे क्या वैल्यू देगा, हमेशा वो -1 देगा। सो बहुत सिंपल सा ग्राफ हो गया। अच्छा, इसका डोमेन कितना होगा भाई, डोमेन में तो तू देखना भाई, ये x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स भी डाल पा रहे हो आप, 0 रियल नंबर भी डाल पा रहे हो और नेगेटिव रियल नंबर्स भी डाल पा रहे हो, यानी कि सारे ही रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है, राइट है क्या। सो डोमेन ऑल रियल नंबर। अच्छा, रेंज, अब आउटपुट के तौर पे आपको सिर्फ ये 3 नंबर्स ही तो मिल रहे हैं। सो रेंज कितनी हो जाएगी, -1 0 और 1। आउटपुट के तौर पे ये 3 नंबर्स ही तो मिल रहे हैं आपको, राइट, -1 0 और 1। सो बेसिकली अपन रेंज क्या होगा, ऐसे भी हो जाएगा। बाकी टॉर्च मार के देख लो यार, तो भी आपको ये 3 नंबर्स ही मिलेंगे भाई। अगर आप हॉरिजॉन्टली टॉर्च मार के भी देखोगे तो इस पूरी लाइन की जो परछाई है वो यहाँ आएगी, इस एक परछाई यहाँ आएगी और इस पूरी लाइन की परछाई यहाँ आएगी। सो 3 ही नंबर मिलेंगे, 1 0 और -1। ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। चलिए, तो वो टॉर्च वाला जो मेथड है ना वो मस्त है ना रेंज निकालने के लिए। चलिए इसको नोट करिएगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं फटाफट से। पहले ये पूरी जानकारी नोट करिए प्लीज। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग थोड़े से प्रश्न करते हैं जरा फंक्शंस पे, बैक टू बैक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है सर। पहला ही प्रश्न आपके सामने स्टूडेंट्स, कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। कैसे निकालेंगे भैया। सो देखिए, डोमेन और रेंज निकालने का ना कोई ऐसा नहीं है कि एक रामबाण तरीका मैं आपको बता दूं और बस आप हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करना शुरू कर दूं। आपको हर क्वेश्चन में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट हर क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से डोमेन और रेंज का निकालने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू -(x). तो पहली बात तो ये भाई, अगर हम इसके डोमेन निकाल रहे हैं तो डोमेन समझिए कि x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो ये फंक्शन तो एक रियल नंबर आउटपुट ही देगा। भाई फंक्शन को डिफाइंड कब मानेंगे, जब वो एक रियल नंबर आउटपुट दे। तो मैं x की कोई भी रियल नंबर रखूंगा वैल्यू, तो मॉडुलस ऑफ दैट नंबर एक रियल नंबर ही होगा, उस पर नेगेटिव लग जाएगा तो भी एक रियल नंबर होगा। सो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, यानी कि ये फंक्शन हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में निकालने को देखो किस तरीके से निकाल रहा हूँ मैं, इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ और जरूरत भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मैं ग्राफ ही ड्रॉ करूँ। रेंज में कैसे निकाल रहा हूँ बच्चों, रेंज निकालने का मेरा तरीका देखिए। एक्चुअली ये फंक्शन है -(x). (x) के बारे में मैं जानता हूँ, अरे (x) के बारे में तो मैं जानता हूँ, अभी पढ़ के आओ ना मैं मॉडुलस फंक्शन, कि (x) की वैल्यू जिंदगी में हमेशा 0 या 0 से बड़ी और लेस देन इन्फिनिटी होती है, राइट। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इनइक्वलिटी का ना एक रूल होता है, वो रूल आके जाके आपको लीनियर इनइक्वलिटीज चैप्टर है उसमें जाके मिलेगा, है ना। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, और ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास मौका है कि आप इससे पहले लीनियर इनइक्वलिटीज वाला वन शॉट देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। सो बेसिकली छोटा सा लॉजिक ये है कि जब हम लोग नेगेटिव नंबर से, क्योंकि मॉडुलस x नहीं है f(x) जो फंक्शन है हमारे पास खाली मॉडुलस x नहीं है, एक नेगेटिव साइन और भी है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और लाने के लिए मैं -1 से ऑल साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से ऑल साइड क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो -1 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, और -1 इंटू मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x हो जाएगा, और -1 इंटू इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते समय
इनइक्वलिटीज़ के साइड चेंज हो जाते हैं, यानी कि इनइक्वलिटीज़ क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये बात ध्यान रखना आप कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। सो यही हमारे पास क्या है, बेसिकली यही तो फंक्शन है, यही तो फंक्शन है। बेसिकली फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू आप देखो ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन और इक्वल टू 0, है ना भाई। मैंने इस बात को कैसे लिख दिया कि यही फंक्शन है मेरा, आप देखो ना, यही तो मेरा फंक्शन है। तो फंक्शन की वैल्यू मैं कह दूंगा कि इट इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 0। इसी बात को उल्टा करके लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 0। और इसी बात को मैं रियल इंटरवल के तौर पे भी लिख सकता हूँ कि भाई मेरा एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, ठीक है ना। सो देखो मैंने कितने प्यार से फंक्शन की वैल्यू का आइडिया निकाल दिया, है ना। तो रेंज कितना हो जाएगा मेरा, इट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से 0, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो गाइस, परफेक्ट है क्या, बेहतरीन है क्या? इसको फटाफट से नोट करिएगा प्लीज़, ठीक है। और अगर ये चीज़ आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर आपने ये सारा काम लेट्स से आप मेंटली कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट रेंज भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। और अगर आप इस चीज़ को मेंटली नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग में नहीं कर पा रहे हैं, तो आराम आराम से एक एक स्टेप करके लिखिए। यहाँ पे रेंज निकालने का तरीका क्या बताया मैंने आपको कि मैंने फंक्शन की एक एक टर्म को लिया, राइट, और फिर उसमें धीरे धीरे चेंजेस किए। मतलब मॉडुलस एक्स का मुझे पता था कि 0 से इन्फिनिटी होती है वैल्यू, -1 से मैंने ऑल साइड मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वलिटी के साइन भी चेंज हो गए, और फिर माइनस मॉडुलस एक्स एफ एक्स होता है, और मुझे एफ एक्स की वैल्यू का आइडिया मिल गया, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट का रेंज निकालूंगा और डोमेन निकालूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हटा दूं क्या, इसको हटा दूं क्या, या रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूं। सेकंड पार्ट इज बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए, या मतलब आप एफ एक्स को वाई भी मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका फंक्शन है चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे ऐसे लिखा हो, बात बराबर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, डोमेन निकाल रहा हूं इस फंक्शन की। बेसिकली डोमेन कैसे निकालेंगे, सो डोमेन के बारे में बात करते हैं सर। वो कह रहा है कि भैया इस फंक्शन में जब डोमेन, जब भी कोई स्क्वायर रूट फंक्शन होगा, ये कैसा है, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो डोमेन कैसे निकलती है बच्चों, डोमेन कैसे निकलती है, अंदर वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन अंदर वाला पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट बच्चों आपको क्या दे देता है, इमेजिनरी नंबर्स दे देता है, राइट, इमेजिनरी नंबर्स दे देता है। सो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आपको इमेजिनरी नंबर देगा, एंड दैट इज वाई ये अंदर की क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से बोल, सो यानी कि 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 9। तो एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको ना, यहाँ पे खोपचे में लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। एंड फॉर्मूला क्या है मेरे भाई कि कभी भी जिंदगी में एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, x की वैल्यू आप ले सकते हो कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a हो जाएगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -a हो जाएगी, राइट है क्या, राइट है क्या, ऐसे करके सीधा फॉर्मूला। सो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ से फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब देखो आप कोई भी नंबर आप -3 से 3 के बीच में लेना, वो 3 स्क्वायर से छोटा ही रहेगा, राइट है क्या। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया सर, तो देख तू एक काम कर, इक्वलिटी सॉल्व करनी है ना, तो तेरे को एक काम कर ले, तू पहले इक्वलिटी सॉल्व कर ले, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस और -3। तो नंबर लाइन पे ना बेटा तू एक काम कर ले, -3 मार्क कर दे और +3 मार्क कर दे। तूने यहाँ क्या करा, इनइक्वलिटी था ना, इसको सॉल्व करने के लिए तूने इसको इक्वल रख दिया, तो x इक्वल टू प्लस और -3 हो गया, तूने -3 और +3 मार्क कर दिया। अब तू देख कि 3 से बड़ा कोई नंबर लेके देख,
तो तेरे को पता चलेगा कि यार ये इनइक्वलिटी 3 से बड़े नंबर पे ये इनइक्वलिटी, ये वाली जो नंबर है, मान लो तूने 4 ले लिया तो 4 चौक 16, 9 से छोटा थोड़ी होता है, तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। तू मान लो इधर का कोई छोटा नंबर ले ले भैया इस इंटरवल में -3 से लेफ्ट में, तो -3 के लेफ्ट में नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, -3 के लेफ्ट में -4 है, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 9 से छोटा होता नहीं होता। लेकिन -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लेके देख, वो 3 स्क्वायर से छोटा ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने -3 से और 3 तक के नंबर्स आपके सॉल्यूशन में लिए हैं। ये रीज़न है बेसिकली, है ना। बाकी आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? चलिए, तो डोमेन निकल गई भैया हमारी, डोमेन निकल गई सर। तो सर जी रेंज भी निकाल दीजिए सर। अरे रेंज भी निकाल देंगे। अरे सर आपको ये फील हुआ कि नहीं हुआ कि हमने डोमेन निकाला? एक्स की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड है उसी को तो डोमेन बोलते हैं। सो डोमेन हमारा क्या आ गया भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा, डोमेन हमारा क्या आ गया, डोमेन इज -3 से +3, तो यानी कि क्लोज -3 से क्लोज +3, ठीक है ना। दिस इज अवर डोमेन, ठीक है। क्लियर है क्या? तो x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड है उसी को ही सर क्या बोलते हैं सर, हम लोग डोमेन बोलते हैं। नाउ अब बारी आती है रेंज निकालने की सर, कि स्क्वायर रूट फंक्शन में सर रेंज कैसे निकालते हैं। सो देख बेटा, रेंज निकालने का तेरे को तरीका बता रहा हूँ, रेंज निकालने का तेरे को तरीका बता रहा हूँ। रेंज कैसे निकलेगा? y इक्वल टू √9 - x² है क्या? y इक्वल टू √9 - x² है क्या, है ना। y इक्वल टू √9 - x² है क्या? अब बेटा एक बात समझ बेटा बहुत ध्यान से, एक तो तेरे को साफ साफ समझ में आ रहा है रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, आउटपुट होती है रेंज। एक तो स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता, तो फर्स्ट इज व्हाट, पहली बात तो क्या कि फर्स्ट कंडीशन, तो जो y है क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता तो y को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये एक y के ऊपर फर्स्ट कंडीशन है, ये y के ऊपर फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कर दूं, है ना, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो y² इज इक्वल टू 9 - x², तो x² कितना हो जाएगा मेरे पास 9 - y² हो जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √9 - y²। तो अब ये x तब एक रियल नंबर होगा जब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी भैया, स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी। तो मैं कह रहा हूं कि फॉर x टू बी रियल, x को रियल नंबर होने के लिए, अदरवाइज अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो x तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना। तो x रियल नंबर होने के लिए जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y², ठीक है। सो अगेन वही सिचुएशन आ गई हमारे पास, ठीक है भाई, y² इज लेस देन इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली वी कैन से -3 से 3 के बीच में, है ना। वही सिचुएशन आ गई ना भैया, यहाँ पे x² लेस देन इक्वल टू 3² था, यहाँ पे y² लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है। सो अब सेकंड कंडीशन से मेरे को y ये मिला, फर्स्ट कंडीशन से y मेरे को ये मिला, यानी कि y का पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना भी जरूरी है और y -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों का, अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए एंड y -3 से 3 के बीच में भी होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बता रहा है कि y की वैल्यू बेसिकली 0 से 3 के बीच में होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? देख मेरी बात सुन, फिर से समझते हैं। मैंने हटा दिया इसको हटा दिया। देख बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं रेंज निकालने गया ना बेटा, तो मैंने कहा कि रेंज निकालते समय ये y इक्वल टू √9 - x², तो मैंने बोला कि भाई फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि √9 - x², यानी कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकता, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकता, यानी कि y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना भाई। x की वैल्यू 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 - 9 0, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो उससे मेरे पास x की वैल्यू प्लस और माइनस √9 - y² हो गया। रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 9 - y² को हमेशा पॉजिटिव या 0 होना पड़ेगा, तो उससे हमारे पास y की वैल्यू -3 से 3 के बीच में आ गई। तो अब मेरा ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, y 0 या 0 से बड़ा भी होना चाहिए
और ये कंडीशन भी मेरा ट्रू होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब मेरा जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना भी ज़रूरी है, एंड y की वैल्यू -3 से और 3 के बीच में होना भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि मेरा y जो है वो बेसिकली 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें ट्रू होनी है तो इसका मतलब मेरा y जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। यानी कि एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। मैं रेंज निकालते समय इन दोनों का क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। तो इसका मतलब y की वैल्यू मेरी 0 से 3 के बीच में होगी, एंड दिस इज आवर रेंज। यही हमारी क्या हो गई भैया, रेंज हो गई। भाई y की वैल्यू ही तो रेंज होती है। सो रेंज इज व्हाट, 0 to 3। सो रेंज कितनी हो गई हमारी, इट इज 0 to 3। क्लियर है क्या? वंडरफुल क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। फटाफट से स्टूडेंट्स इस चीज़ को नोट करिएगा प्लीज़। देखिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट करने को मैं कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से क्या है, कॉन्सेप्ट ही है। ये क्वेश्चन हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा है ना। ये क्वेश्चन हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेकंड पार्ट की बात करें तो हमने डोमेन यहाँ निकाल दिया और रेंज हमने यहाँ निकाल दिया। सर ये तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये तेरे को 4 नंबर में पूछेंगे, ठीक है ना, 4 नंबर में, 5 नंबर में। हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डोमेन और रेंज निकालना 5 नंबर से कम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और की हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन की और हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन एंड रेंज निकालेंगे, ठीक है। कहने सर बहुत लंबा हो गया सर फंक्शन। तो बेटा ऐसा ही होता है, फंक्शन को एक्चुअली में बहुत कम बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और बहुत कम टीचर्स भी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि ये फिर लंबा ही होता है, राइट। और लंबी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं होती। लोगों को क्या है, अरे सर शॉर्टकट में कुछ ना कुछ तो अपने को शॉर्टकट में दो ना सर, है ना, ऐसा माल चाहिए अपने को, कुछ शॉर्टकट में चाहिए भाई। चलिए, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे रेंज पूछिए भैया। फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स फंक्शन है हमारे पास 2 - 3x, जिसमें वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 0 है। तो ये x का जो स्टेटस दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें डोमेन दे रखी है, हमें डोमेन दे रखी है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 to इन्फिनिटी जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। हालांकि इस फंक्शन को तो x की किसी भी वैल्यू पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन गिवन डोमेन एक्चुअली हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन डोमेन x ग्रेटर देन 0 है, इसके हिसाब से हमें रेंज बतानी है। तो देखो, क्वेश्चन की एक्चुअल डोमेन अलग हो सकती है, क्वेश्चन में गिवन डोमेन अलग हो सकती है। गिवन डोमेन मतलब कि भाई हमें क्वेश्चन के अंदर डोमेन गिवन है कि भाई आपको फंक्शन इधर उधर डिफाइन नहीं करना है, जहां हमने बोला बस उतनी जगह पे डिफाइन करना है। सो ये गिवन डोमेन है। तो गिवन डोमेन एक्चुअल डोमेन से अलग हो सकती है। अब उसने कहा भाई रेंज बताओ सर। अब देखो, रेंज निकालने के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू का आइडिया चाहिए, है ना। सो मैंने देखा कि यार ये प्रोड्यूस करूँगा ना, मैं ये प्रोड्यूस करूँगा। तो ये कैसे प्रोड्यूस करूँगा मैं, देखो जो मेरा x है ना भैया, जो मेरा x है वो ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो इन्फिनिटी से छोटा होगा, ठीक है। अब मैंने उसमें -3 की मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, तो -3 की मल्टीप्लाई करूँगा ऑल दी साइड्स। सो -3 इंटू इन्फिनिटी और ये -3 इंटू 0, ठीक है। सो -3 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, और -3 इंटू इन्फिनिटी -इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई करते समय स्टूडेंट्स इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा ऑल दी साइड्स, तो +2 ऑल दी साइड्स कर रहा हूँ मैं। तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज 2 - 3x और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगी। भाई नेगेटिव इन्फिनिटी में प्लस का 2 डाल के क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं होगा, वो नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगा। और 2 + 0 इज 2। सो ये 2 - 3x क्या है, बेसिकली मेरे पास fx है, और fx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भैया, fx की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2। सो मेरा जो रेंज है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से 2। दिस इज माई रेंज। क्लियर है क्या? ऐसे करके निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे ऐसे करके निकाल रहे हैं सर रेंज। सो मैंने आपको बताया था कि मैं हर क्वेश्चन को
एक सूटेबल और डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन एक अलग तरह की डिमांड रखता है ना। हालांकि ये जो प्रोसीजर है ये हम लोग 1-2 बार रिपीट कर चुके हैं, है ना। ये जो रेंज निकालने का तरीका है, इस तरीके में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में x की गिवन वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू, है ना। मैथ्स में भी रिप्रोडक्शन होता भाई, ठीक है। सो 2 - 3x को x की वैल्यू का हमें पता था और वहाँ से हमने 2 - 3x की वैल्यू का आइडिया लिया है। ऐसे करके हम लोग रेंज लेके आए हैं। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दे, राइट है क्या बेटा? वेरी गुड। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सेकंड केस में, राइट, सेकंड केस में वो कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x² + 2 है और x क्या है, एक रियल नंबर है। सो देख, तेरे को x की वैल्यू का आइडिया है, राइट, रियल नंबर है। तो अगर x रियल नंबर है ना बच्चों, और मुझे क्या निकालना, रेंज निकालना है। इस क्वेश्चन में रेंज निकालना है। वैसे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। सो रेंज निकालना है स्टूडेंट्स। x² का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? जिंदगी में कभी भी x² नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। x² किसी भी रियल नंबर के लिए हमेशा x² क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। और मुझे +2 और ऐड कर दो ऑल दी साइड्स, तो इसका मतलब x² + 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स f(x). तो यानी कि f(x) का वैल्यू मेरा क्या हो गया, इट इज 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी जब मैंने 2 ऐड किया ना स्टूडेंट्स ऑल दी साइड्स, तो यहाँ 2 + 0 2 हो जाएगा, है ना। 2 + 0 2 हो जाएगा और इन्फिनिटी में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। तो ये मेरा f(x) है। सो इसका मतलब f(x) का वैल्यू मेरे पास क्या रहेगा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि 2 से इन्फिनिटी तक। और यही मेरा क्या है बच्चों, रेंज है। दिस इज माई रेंज। फंक्शन की वैल्यू ही तो रेंज होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो तीसरा केस दिया हुआ है दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब x डाला और x ही बाहर निकल गया। सो डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगी, राइट। इस तीसरे केस में, मतलब मैं तीसरा केस यही के यही लिख दूं क्या, तीसरा फंक्शन जो है भैया एक आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन में, राइट, डोमेन और रेंज दोनों ही बराबर होंगी, क्योंकि जो हमने डाला है वही हमें मिलेगा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। और डोमेन में हम क्या डाल रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स। x इज अ रियल नंबर, सो रेंज में भी हमें ऑल रियल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? रेंज में भी हमें ऑल रियल नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बोल दो। ऑसम, राइट है क्या सर? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आ रहा है आपको डोमेन रेंज समझ में आ रहा है क्या? डोमेन रेंज समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, सो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। लेट्स कंसीडर वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट, है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहां पे उसने कहा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की, ये फंक्शन देख के पहचानने क्या, इट इज अ रैशनल फंक्शन स्टूडेंट्स, राइट। क्या है भैया, ये रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं ना, तो रैशनल फंक्शंस हर जगह, मतलब इसकी डोमेन पूछिए ना तो हर रियल नंबर पे डिफाइन होते हैं, सारे रियल नंबर पे डिफाइन होते हैं, एक्सेप्ट जहां इनका डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाता है उस जगह को छोड़ के। सो x² - 8x + 12 को अगर अपन 0 कर देंगे तो यहाँ पे इट इज़ x² - 6x - 2x + 12 इक्वल टू 0। तो ये x - 6 और x - 2, राइट। तो x की वैल्यू 2 और 6 हो जाएगी। तो यानी कि 2 और 6 पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन ही क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, लेकिन एक्सेप्ट 2 और 6 पे। तो 2 और 6 को छोड़ के ये फंक्शन, है ना, हर जगह डिफाइंड है, क्योंकि 2 और 6 पे इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा। सो वेरी इजी, ठीक है। डोमेन हमने वेरी इजीली निकाल दिया स्टूडेंट्स। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दे। आ रही हैं चीज़ें समझ में, है ना, बेहतरीन आ रही है समझ में, ठीक है। चलिए, सो अब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंड बस एक सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टडी करेंगे, एक आध क्वेश्चन करेंगे एंड देन इट विल बी ओवर, ठीक है। जल्दी बोलो। यस, सो इसको नोट करना चाहते हो तो प्लीज़ नोट करिएगा प्लीज़।
चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये हमारा लास्ट फंक्शन है। इसके बाद हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ेंगे किसी भी तरीके का, है ना, बाकी 2-3 क्वेश्चन करेंगे बस, राइट। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे इसका नाम है सर, ठीक है। अब इसको बहुत देसी भाषा में समझाऊंगा मैं आपको, है ना, बिल्कुल देसी भाषा में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देख भाई, ये फंक्शन को ना हम ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स भी बोल देते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट एक्स भी बोल देते हैं। ये फंक्शन करता क्या है, देख, अगर इस फंक्शन में अंदर एक इंटीजर है, ठीक है ना, अगर अंदर एक इंटीजर है तो बाहर ये सेम इंटीजर आंसर दे देगा, बाहर ये सेम इंटीजर आंसर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम अंदर 2 लोगे तो बाहर 2 मिलेगा, है ना, अगर अंदर 3 लोगे, राइट, तो बाहर 3 मिलेगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर अंदर एक नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर मतलब बिना पॉइंट वाला, सॉरी पॉइंट वाला नंबर, नॉन इंटीजर, अगर एक नॉन इंटीजर आपने x के तौर पे डाला, x एक नॉन इंटीजर है, तो आपको बाहर जस्ट छोटा इंटीजर मिलेगा, जस्ट छोटा इंटीजर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर जस्ट छोटा इंटीजर, फंक्शन का नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप कह रहे हो छोटा इंटीजर मिलेगा। देख मेरी बात सुन, मान लो अंदर अगर 2.1 है, तो तू एक काम कर ले, 2.1 से छोटे इंटीजर्स लिख ले, ठीक है ना, इनमें जो ग्रेटेस्ट है वो वाला आंसर देना है आपको, ठीक है ना, वो वाला आंसर देना है आपको। सो बेसिकली ऐसे ना बोल के मैं ऐसे बोल देता हूँ कि भाई 2.1 से जस्ट छोटा इंटीजर 2 है, 1.9 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 है, 0.6 से जस्ट छोटा इंटीजर 0 है, राइट है। सो हमारा काम ऐसे चल जाता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, अंदर इंटीजर है बाहर सेम इंटीजर दे देगा, अंदर अगर नॉन इंटीजर है तो बाहर जस्ट छोटा इंटीजर देता है, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने में, है ना, किसका, इसी का इस्तेमाल करेंगे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने में। जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, मान लो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह भैया, ठीक है ना, ये अपना प्रॉपरली अपन ने ये एक्स एक्सेस ले लिया। अब मान के चलो मैं 0 पे प्लॉट करना चाहता हूँ, यानी कि जब मेरा x का वैल्यू 0 है तो मुझे बाहर 0 ही मिलेगा। अच्छा 0.1 पे भी मेरे को 0 ही मिलेगा, जस्ट छोटा इंटीजर 0, इवन 0.9 तक भी मेरे को 0 ही मिलेगा, क्योंकि जस्ट छोटा इंटीजर 0 ही होगा, तो 0 से लेकर 0.9 तक मेरे को 0 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन मैंने 1 ले लिया उस दिन मेरे को 1 मिलेगा, यानी कि 1 पे मेरे को सीधा 1 मिलेगा आंसर, ठीक है। अच्छा 1.1 पे भी मेरे को 1 ही आंसर मिलेगा, इनफैक्ट 1.9 तक भी मेरे को आंसर 1 ही मिलेगा, राइट। सो बेसिकली ऐसा रहेगा। जिस दिन 2 लूँगा फिर मेरे को 2 मिलेगा एग्जैक्टली, मान लो जिस दिन 2 लूँगा तो मेरे को आंसर 2 मिलेगा, बाहर जस्ट एग्जैक्ट इंटीजर। 2.1 लूँगा तो जस्ट छोटा इंटीजर 2, 2.2 लूँगा या 2.9 लूँगा तो जस्ट छोटा इंटीजर 2, यानी कि इस तरीके से मेरा चलेगा। जिस दिन 3 लूँगा उस दिन फिर 3 पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना, उस दिन फिर मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। सो ये फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ देख रहे हो आप, सीढ़ियों की तरह है ना, स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप फंक्शन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि देखो फंक्शन के इनपुट में तो आप इंटीजर नॉन इंटीजर कुछ भी डालो, यानी कि डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। लेकिन रेंज की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये उगलता जो है बाहर आउटपुट के तौर पे सिर्फ इंटीजर्स दे रहा है। नॉन इंटीजर के केस में जस्ट छोटा इंटीजर, इंटीजर के केस में सेम इंटीजर, यानी कि ये बाहर जब उगलता है तो सिर्फ इंटीजर्स ही देता है, ये सिर्फ इंटीजर्स ही देता है। तो यानी कि इसके आउटपुट में क्या होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होंगे ना। सो रेंज क्या होगी इसकी, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है क्या, जल्दी से बता दे यार, क्या लगा साहब बहुत तोड़ा है आज आपने, है ना, बहुत सारे फंक्शन पढ़ा दिया आपने। बेटा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का लेक्चर ना बेटा तू मेरे को पूरी 11वीं पूरी 12वीं थैंक्स करेगा, मतलब 11वीं में तो कम करेगा थैंक्स, 12वीं में तू मेरे को बहुत थैंक्स करेगा कि सर आपने फंक्शंस जिस तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन सारे कवर किए, बड़ा यूज़फुल है मेरे लिए 12वीं क्लास के अंदर, ठीक है, राइट है क्या बच्चों, है ना। चलिए अब स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद दिस एंटायर विल बी ओवर, चैप्टर इज ओवर, ठीक है। चलें क्या, हंसते हंसते बोल दो यार, चलते हैं।
बेटा कंसिडर दिस क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, ठीक है ना। सो अगेन ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। डोमेन की बात करेंगे तो मेरे भाई डोमेन में स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी रहेगी। यही मेरी डोमेन है। कितना आसान क्वेश्चन है। कहने लगा हाँ सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराओ ना तभी तो मज़ा आता है। फिर रेंज करने के लिए बोल रहे बच्चों, रेंज के लिए बोल रहे हैं। अब रेंज के लिए देखो, तुम्हें एक पहली कंडीशन तो समझ में आ गई होगी है ना। क्या पहली कंडीशन तो ये है मेरे भाई कि y यानी कि फंक्शन का वैल्यू एक स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर्स नहीं दे सकती, मतलब किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, मान लो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है ना, सो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखो y पे कोई कंडीशन ही नहीं है, जैसे प्रीवियसली हमने क्वेश्चन में करा था तो y पे रेस्ट्रिक्शन आ रही थी। यहाँ पे x को रियल होने के लिए y कैन बी एनी रियल नंबर, तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे y हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे आया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो फाइनली रेंज कितनी हो जाएगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। रेंज किस क्या हो जाएगी भैया, बेसिकली रेंज हो जाएगी हमारी, इट इज़ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन विद द y बिलोंग्स टू r, सो वी विल गेट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसका मतलब वी कैन से y विल बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो रेंज हमारा क्या होगा भैया, पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, 0 टू इन्फिनिटी, है ना, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो रेंज ऐसे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से बोल दे, चल मेरे भाई बहुत अच्छे। अब आगे चलेगा, राइट है क्या। एक प्रश्न और करते हैं एंड देन हम इसको फिर फुल स्टॉप मार देंगे, क्या है ना। वैसे तो 2 क्वेश्चन और हैं यार 2 और करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर 2 और बस, पास, उसके बाद खत्म 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 खत्म। देख ले भाई, एक ये है, एक ये है और एक ये है, बस 3 क्वेश्चन हैं। कर ले यार, तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है भैया फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। तो पहली बात तो ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में हमेशा जिंदगी में ध्यान रखें, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा, राइट है क्या, किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा ना, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे तो y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। अब मॉडुलस ना बेटा, जिंदगी में ध्यान देख, हमेशा तेरे को पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। सो रेंज क्या हो गया तेरा, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है क्या जल्दी बोल दे, चल। अब है ना, ये तो छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन ले लिए थे मैंने, 2 क्वेश्चन और करेंगे ना। पहले ये वाला करेंगे, उसके बाद फिर वो लास्ट में उसको करेंगे। वो कह रहा है f एक फंक्शन है, राइट, 1 पे वैल्यू 1, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 दे रखी है, 2 पे 3 दे रखी है, 0 पे -1 दे रखी है एंड -1 पे -3 दे रखी है, ठीक है ना। ऐसे करके फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। ये z टू z फंक्शन है। बेसिकली इनपुट में हम लोग, राइट, यानी कि जो एलिमेंट हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो भी z से ले रहे हैं और आउटपुट भी z में मिल रहा है हम लोग। फंक्शन बच्चों हमारे पास बेसिकली क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, इट इज फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है बच्चों, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सो निकाल देंगे भाई, क्या दिक्कत है। देखना, जब तू x को 1 लेगा, राइट, जब तू x को 1 लेगा बेटा, तो ये a इंटू 1 प्लस बी, तो तेरे पास f1 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो एक इक्वेशन तो तेरे पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू 1। फिर जब तू x को 0 ले लेगा, x को लेट से 0 ले लेगा, तो f0, तो a इंटू 0 प्लस b, और f0 की वैल्यू कितनी है तेरे पास, -1, तो तेरे पास b की वैल्यू -1 आ गई। अब एक घोंचू आदमी, b की वैल्यू अगर तेरे पास -1 है तो यहाँ पे रख देना a -1 बराबर 1, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और उसने क्या बोला था, a और b निकालने को बोला था। अरे भाई ये इतना आसान क्वेश्चन था सर,
और सर कोई बात नहीं, आपने 2 क्वेश्चन और लिए, अच्छी बात है, लेकिन ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखा दी। हमने कुछ नहीं करा बच्चों, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 रखी थी, 2 पे 3 रखी थी, 0 पे -1 -1 पे -3। हमने फंक्शन लिखा, हमने x की वैल्यू जब 1 ली, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 लेने पे क्या होगा भैया, f1 a इंटू 1 प्लस बी, और f1 की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। फिर एक बार हमने x की वैल्यू 0 ले ली, सो f0 क्या दे रखा है भैया, a इंटू 0 प्लस बी बराबर -1 है ना। आप इसको देख लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने x को 0 रखा है, और यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रख दी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो इसकी इस्तेमाल कर लिया वैल्यू, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 ली है तो इसकी इस्तेमाल कर ली। a और b में 2 इक्वेशन मिल गई और a और b का वैल्यू निकल गया। चलिए, अब आज का पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस लास्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा इसकी रेंज निकाल दो, डोमेन वोमेन निकालने की जरूरत नहीं है। कह रहा फंक्शन की x पे वैल्यू कितनी है, x² प्लस 1 अपॉन x² अपॉन 1 प्लस x²। इट इज अ रैशनल फंक्शन बच्चों। मुझे क्या निकालने को बोला है, रेंज। अब देखो इसका रेंज निकालने का तरीका बहुत प्यारा सा है, ठीक है। फंक्शन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x²। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ठीक है। उससे क्या होगा, इट इज y x², राइट, y इक्वल टू x² माइनस वाई x²। सो x² का वैल्यू हो जाएगा, इट इज y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अबे 1 माइनस वाई आ जाएगा यार, x² कॉमन लेके। सो x² का वैल्यू मेरे पास y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया, और x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर x टू बी रियल, x को रियल वैल्यू होने के लिए ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ना y अपॉन 1 माइनस वाई, ये क्या होनी चाहिए, या तो ये 0 हो सकती है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया ना बच्चों, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हम y की वैल्यू का आइडिया लगा लेंगे और हमें रेंज मिल जाएगी। और इसको निकालने के लिए तेरे को शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिंपल नंबर लाइन डाल, ठीक है ना। न्यूमरेटर तेरा कहाँ 0 हो रहा है, y इक्वल टू 0 पे। डिनोमिनेटर तेरा कहाँ 0 हो रहा है, y इक्वल टू 1 पे। बस अब देख, तेरा नंबर लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। मान लो तूने y की वैल्यू क्या ले ली, ये y की वैल्यू है, मान लो तूने y की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नो, नो। अच्छा, फिर तू एक काम कर ले, 0 और 1 के बीच में लेट्स से 0.5 ले ले। सो 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, अब देखो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, राइट। तो यानी कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब एक y की वैल्यू तो 0 के लेफ्ट में ले ले, लेट्स से -1, तो -1 अपॉन 1 माइनस -1। अब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो क्वांटिटी लेस देन 0 आएगी, यानी भाई नीचे ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो क्वांटिटी लेस देन 0 आएगी ना, लेकिन अपने को चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ये कंडीशन इस जगह भी सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपका y का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका शॉर्टेस्ट आंसर क्या हो गया भैया, y की वैल्यू, राइट, आपकी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, y 1 नहीं हो सकता, क्योंकि y अगर 1 हो गया तो डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, उससे चीज़ें नॉट डिफाइंड हो जाएंगी, तो y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, राइट। तो y लेस देन 1 ले लेंगे, ठीक है ना, y लेस देन 1 ले लेंगे, इक्वल टू 1 नहीं लेंगे ना, ठीक है। और यही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज हो जाएगी। दिस इज रेंज। ये सबसे स्मार्टेस्ट ईजीएस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया रेंज का, ठीक है ना। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 1, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, बहुत सिंपल। हमने y इक्वल टू फंक्शन लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x² इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई आई, x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है।
उसके लिए बच्चों अब क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने बताया कि ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 रख दो तो y इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 रख दो y इक्वल टू 1, ठीक है। और हर इंटरवल का नंबर उठा के y की वैल्यू एक बार मैंने 2 रख के देखी तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, है ना। 2 अपॉन 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, देखो ना 2 अपॉन 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो लेस देन 0 होगा ना, ठीक है। सो ये इधर उधर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं बट इस इंटरवल में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 0 से 1 वैल्यू ली लेकिन 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 1 में से इक्वल टू का साइन हमने हटा दिया, तो रेंज इज 0 to 1। क्लियर है, राइट है क्या बच्चों। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना। फंक्शन में मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया है लेकिन चीज़ें, है ना, एक भी नहीं छोड़ी है। और आपके पास ये जो लेक्चर है ये आपको पूरा 11th पूरा 12th आपके साथ है, और उसके बाद भी जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, है ना, तो ये बेसिक्स हमेशा आपके काम आएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, मतलब यहीं एंड करेंगे इस एंटायर तमाम कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, राइट, नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।